नमस्कार साथियों, हमने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को बिल्कुल प्रारंभ से स्टार्ट किया था और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के बेस पर आने वाली सभी भर्तियों की तैयारी के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के पहले चैप्टर से हम चले थे। पहला चैप्टर हमने किया था प्रारंभिक विद्युत, उसके बाद सेकंड चैप्टर हमने किया था चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में। तीसरा चैप्टर था हमारा वैद्युतिक सहायक सामग्रियां। चौथा चैप्टर था हमारा डीसी थ्योरी का और पांचवा चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो है मैग्नेट का। साथियों, मैग्नेट की हम एक क्लास पढ़ चुके हैं। उस एक क्लास के अंदर हमने पहली क्लास के अंदर मैग्नेट के बारे में, चुंबक के बारे में जितनी भी सामान्य जानकारियां हैं, सामान्य बातें हैं, वो सारी हमने सीख ली थी। उसके अंदर हमने तीन परिभाषाएं भी पढ़ ली थी मैग्नेट की, जिसके अंदर हमने ध्रुव पोल की परिभाषा पढ़ी थी, उसके अलावा हमने चुंबकीय अक्ष की परिभाषा पढ़ी थी, उसके अलावा हमने मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस की परिभाषा भी पढ़ ली थी। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी काफी सारी परिभाषाएं हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं और उनके काफी सारे मात्रक हैं, यूनिट्स हैं। वो मात्रक हमारे आईटी बेस पर जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों, आज की क्लास जो हमारी रहेगी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यदि आपने इस क्लास को पूरे ध्यान से समझ लिया तो आगे वाले जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर आएंगे, डीसी जनरेटर का आएगा, मोटर का आएगा, ट्रांसफार्मर का आएगा, तो उन सब में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो सारे लेसन जो हैं वो मैग्नेट के प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। तो आज की क्लास को आपको पूरी ध्यान से समझना है, पूरे डीप से डीप अपने इस क्लास को करने जा रहे हैं। लेसन हमारा है मैग्नेट का चुंबक, लेसन नंबर 5, क्लास नंबर 2, चुंबकीय परिभाषाएं। तो साथियों, हमने तीन परिभाषाएं तो कर ली थी, जिसके अंदर हमने पहली परिभाषा पढ़ी थी पोल के बारे में। पोल के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी चुंबक होती है उसमें दो पोल होते हैं। पोल क्या काम करते हैं? चुंबकीय जो लाइन निकलती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, काल्पनिक होती है, वो चुंबकीय लाइन हमेशा पोल से निकलती है। और हमने ये भी सीखा था कि चुंबकीय जो लाइन निकलती है वो एन ध्रुव से निकलती है और वापस एस ध्रुव की तरफ लौट आती है। चुंबक के अंदर एस ध्रुव से निकलकर एन ध्रुव की तरफ वो जाती है, अपना इस प्रकार से एक सर्किट पूरा करती है। इसके बाद हमने मैग्नेटिक एक्सिस की परिभाषा भी पढ़ ली थी कि दो जो चुंबकीय पोल हैं उनको मिलाने वाली जो काल्पनिक एक रेखा है वो कहलाती है मैग्नेटिक एक्सिस। तीसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। वो हमने देखा था कि चुंबकीय अक्ष के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, लंबवत एक लाइन होती है, उसे कहते हैं हम एमएनए, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। और उसमें क्या होता है, एमएनए के अंदर कोई भी जनरेटर चाहे कोई भी अल्टरनेटर अपना ईएमएफ पैदा नहीं करता है, क्योंकि वह जो एमएनए होती है उसमें क्या होता है, मैग्नेट का मान न्यूट्रल यानी मैग्नेट उसमें उस कंडीशन में नहीं होता। और यह काम कब होता है? जब जनरेटर, डीसी जनरेटर या अल्टरनेटर अपना स्टार्टिंग प्रारंभ करता है, जब चलने लगता है तो उस समय उसके अंदर विद्युत वाहक बल का मान लगभग शून्य होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो चलने लग जाता है वैसे वैसे चुंबकीय अक्ष और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के बीच में कुछ कोण का मान जो 90 डिग्री था वो कोण का मान अब कुछ घटने लग जाता है, जिसके कारण एक कोई अल्टरनेटर ईएमएफ पैदा करता है। तो ये तीन परिभाषाएं हमने पढ़ ली थी। आज हम चौथी परिभाषा पढ़ रहे हैं दोस्तों। चौथी परिभाषा है हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स साथियों, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? अब चाहे कौन सा भी चुंबक है, चाहे वो हमने पढ़ लिया था पहली क्लास के अंदर, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल भी हमने पढ़ लिया था, दो प्रकार के होते हैं, एक तो परमानेंट, एक टेम्परेरी, जिसे हम टेम्परेरी को इलेक्ट्रिक मैग्नेट भी बोला जाता है। तो दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब चाहे स्थायी चुंबक हो चाहे अस्थायी चुंबक हो, ये परिभाषाएं जितने भी हम पढ़ेंगे वे सबके अंदर लागू होगी। तो सबसे पहले अपने आज पढ़ते हैं चौथी परिभाषा, मैग्नेटिक फ्लक्स की परिभाषा पढ़ते हैं। तो साथियों, जैसे ये कोई बार मैग्नेट है, इसके अंदर ये दो ध्रुव है एन और एस पोल। हमने पढ़ लिया था कि एन पोल से कुछ लाइनें निकलती है जिन्हें चुंबकीय बल रेखा कहा जाता है। वो एन से निकलकर एस की तरफ जाती है और दो चुंबकीय बल रेखा आपस में कभी भी नहीं काटती है। कोई भी चुंबकीय बल रेखा ऐसे नहीं होगा कि इस प्रकार से गुजर जाएगी।
आपस में चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी नहीं काटती हैं, आपस में इनमें हमेशा प्रतिकर्षण रहता है, क्योंकि सारी की सारी एन पोल से निकल रही है, तो समान ध्रुव के अंदर हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो एन पोल वाली लाइनें कभी भी आपस में नहीं काटती हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स किसे बोला जाता है साथियों, कि कोई भी चुंबक का एक ध्रुव है, उस चुंबक के सामने कोई हमने एक इसके चुंबकीय लाइन के बिल्कुल लंबवत एक तल ले लिया, हमने एक ऐसा कोई तल ले लिया जिसके अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। दोबारा सुनिए दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स किसे बोला जाता है, कि कोई भी चुंबक है, उस चुंबक की कोई भी लाइन है, यहां से चुंबकीय लाइनें निकलना प्रारंभ हुई है, तो उसके सामने जो ये हमारा जो लंबवत तल है, इस तल में से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं, जितनी लाइनें गुजरती हैं उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। साधारण भाषा में बताया जाए तो कोई चुंबक के एन पोल से जो चुंबकीय लाइनों की जो संख्या है, जितनी भी चुंबकीय बल रेखाओं की जो कुल संख्या है, कितने नंबर्स यानी कितनी चुंबकीय बल रेखाएं एन पोल से निकल रही हैं, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। दोबारा सुनिए दोस्तों, कोई भी चुंबक है, उसके चुंबक के कोई भी एक बल रेखा ले लीजिए, उसके सामने एक तल, अपने लंबवत तल ले लिया 90 डिग्री पर, एक ऐसा अपने कोई मान लो कोई कागज का ही तल ले लिया, तो उसमें से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकल सकती है, तो वो कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बात आती है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट की, मात्रक की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक होता है दोस्तों वेबर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वेबर। यह इसका एसआई मात्रक है, क्योंकि हम जान चुके होते हैं, हमने पहले भी पढ़ लिया था कि मात्रक जो होते हैं वो 3 प्रकार के अपने बना सकते हैं, सीजीएस में बना सकते हैं, एमकेएस में बना सकते हैं और एफपीएस में बना सकते हैं। तो ये जो मात्रक है वेबर, ये एमकेएस में मात्रक है। अगर ये सीजीएस में पूछा जाए कि सीजीएस में मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मात्रक होता है, तो सीजीएस में होता है दोस्तों मैक्सवेल। सीजीएस में इसका मात्रक होता है मैक्सवेल। आगे हम सीखेंगे इसी लेसन के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें एक नियम आएगा, कारक स्क्रू का नियम, और एक राइट हैंड रूल आएगा। तो वो दोनों रूल मैक्सवेल एक वैज्ञानिक था, उसने प्रतिपादित किए थे। तो सीजीएस में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल रहेगा, और एसआई के अंदर इसका मात्रक रहेगा स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल जो यूनिट है, जिसे हम एमकेएस भी बोला जाता है, उसके अंदर जो मात्रक रहेगा वो रहेगा वेबर। वेबर को हम WB से दिखाते हैं। अब दोनों के बीच में एक संबंध है, उसको आपको याद रखना है हमेशा, कि एक वेबर के अंदर 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। ये आपको याद रखना है। एक मैक्सवेल के अंदर, एक वेबर के अंदर 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। और मैक्सवेल अपने किसको बोला जाता है, कि जो प्रत्येक जो लाइन है, जो एन पोल से निकलकर चुंबकीय जो बल रेखा है, जो एन पोल से निकलकर एस पोल की तरफ जो जा रही है, प्रत्येक बल रेखा को एक मैक्सवेल बोला जाएगा। एक बल रेखा को एक मैक्सवेल बोला जाएगा। तो एक वेबर फ्लक्स कब बनता है, जब 10 की पावर 8 मैक्सवेल हो जाते हैं, अर्थात 10 की पावर 8 चुंबकीय बल रेखा एन पोल से निकल कर जाती है और एस पोल की तरफ वो जाती है, तब होता है एक वेबर। 10 की पावर अगर 8 चुंबकीय बल रेखा एन पोल से निकलकर एस पोल की तरफ जाती है, तब अपने ये मानते हैं कि वेबर का मान, चुंबकीय फ्लक्स का मान 1 वेबर है। तो साथियों आपको परिभाषा याद हो गई होगी, इसको लिख लीजिएगा कि कोई भी चुंबक है, उस चुंबक के जो चुंबकीय बल रेखा है, उसके लंबवत तल में से जितनी भी बल रेखाएं गुजरती है, वो कहलाती है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको मैं आपको नोट करवा देता हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। इस प्रकार से लिखिएगा कि किसी चुंबक के चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा।
मात्रक लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमारे कंपटीशन में इसका मात्रक आ चुका है। और तकनीकी सहायक का जो एग्जाम होगा हमारा, अभी राजस्थान में उसकी वैकेंसी आने वाली है टेक्निकल हेल्पर की, तो उसके अंदर भी ये जो डेफिनेशंस है आज जितनी भी अपने करेंगे सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का? एसआई के अंदर वेबर, और लगभग वेबर ही दिया होता है। अगर स्पेशल बता दिया जाए कि सीजीएस में क्या मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का, तो क्या बोलेंगे हम? मैक्सवेल। और दोनों में क्या रिलेशन है? एक वेबर के अंदर 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है, या अपने बोल सकते हैं एक मैक्सवेल बराबर होता है एक चुंबकीय लाइन। तो एक वेबर बराबर 10 की पावर 8 चुंबकीय बल रेखा या 10 की पावर 8 चुंबकीय लाइन। तो ये हमारी डेफिनेशन हो चुकी है दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स की। इसके बाद नेक्स्ट हमारी 5 नंबर जो डेफिनेशन रहेगी वो रहती है बहुत इंपॉर्टेंट, और इन सभी डेफिनेशन जो आज करेंगे उन सब में से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आज की ये रहेगी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। साथियों ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार कंपटीशन में इसका मात्रक पूछा जा चुका है, बहुत बार। आप कोई भी आईटी इलेक्ट्रीशियन बेस पे जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए हैं उन सबको आप देखिएगा, किसी भी एग्जाम में देखिएगा, आपको इसका यूनिट, इसका मात्रक जरूर मिलेगा जो पूछा गया है। तो ये आज अपने इसकी परिभाषा समझते हैं। तो इसकी परिभाषा मैग्नेटिक फ्लक्स से ही मिलती जुलती है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे एन पोल से जो एस पोल की तरफ जो चुंबकीय लाइन जाती है जो हमें दिखाई नहीं देती, वो चुंबकीय जो बल रेखा है वो अपना इस प्रकार से वक्राकार रूप आकार लेती हुई एन पोल से एस पोल की तरफ जाती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अपने किसको बोलेंगे कि क्या करेंगे हम कि इस चुंबकीय बल रेखा के अंदर एक जो तल लेंगे, जो एक तल लेंगे उसका जो एरिया है, जो उसका एरिया है वो लेंगे हम 1 मीटर स्क्वायर। यानी इसका जो तल हम जो ले रहे हैं चुंबकीय बल रेखा के जो पैरेलल लंबवत दिशा के अंदर जो हम तल ये जो ले रहे हैं, जहां से अपने को पता लगाना है कि इस तल में से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकल सकती है। आप इसको ऐसा समझिएगा, ऐसा समझिएगा इसको, ये इस प्रकार से कोई तल है जिसमें से अपने को पता लगाना है कि इसमें से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरकर एस पोल की तरफ जा रही है। और इस तल के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो लंबाई है वो रखेंगे अपने 1 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी रखेंगे 1 मीटर। यानी ये जो आकृति होगी ये वर्ग की आकृति होगी, स्क्वायर की आकृति होगी। तो ये जो तल है जो कि एन पोल के बिल्कुल पास रखा गया है, और अपने को पता लगाना है कि इस तल में से गुजरकर कितनी लाइनें एन पोल से निकलकर एस पोल की तरफ जा रही है। तो जितनी भी लाइनें जाती हैं इस एक तल में से जिसका एरिया इतना रहेगा, उन लाइनों की जो संख्या है वो कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। देखो साथियों, मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में अंतर है। मैग्नेटिक फ्लक्स तो हमने किसको बोला? जिसमें हमने कोई तल का कोई एरिया डिसाइड नहीं किया था, यानी जो टोटल नंबर है जो एन पोल से चुंबकीय लाइन जो निकल रही है उनकी कुल संख्या को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में हमने क्या काम किया है कि हमने एक जो तल लिया है उसका एरिया डिसाइड कर दिया। तो हो सकता है कि इस एरिया में से काफी सारी लाइनें गुजरेंगी और काफी सारी लाइनें इस एरिया में से नहीं भी गुजर पाएंगी। तो टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो तो ज्यादा होगा, लेकिन इस एरिया में से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं इस पर्टिकुलर एक एरिया में से, जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर उसकी विड्थ है एक उस तल की, उसमें से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं वो कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। दोनों में अंतर है। मैग्नेटिक फ्लक्स तो हुआ कुल संख्या, कुल कितने चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनके कुल संख्या, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में क्या होगा, एक अपने लंबवत तल लेंगे जिसका एरिया एक फिक्स होगा, उस एरिया में से चुंबकीय लाइनें गुजरेंगी और बहुत सारी लाइनें उसमें से नहीं भी गुजरेंगी। तो जितनी भी गुजरती हैं उनकी संख्या कहलाती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो साथियों आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब अपने इसको नोट करते हैं। इस परिभाषा को आप लिखिएगा कि किसी चुंबक के चुंबकीय
किसी चुंबक की चुंबकीय बल रेखा के लंबवत यानी परपेंडिकुलर इकाई क्षेत्रफल, जिसको हमने बोला ना 1 मीटर स्क्वायर, वही इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। एक थोड़ी सी बात भूल गया था अभी मैं पिछली डेफिनेशन के अंदर, चुंबकीय जो फ्लक्स था उसका प्रतीक लगाना भूल गया था। चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक होता है दोस्तों फाई और मात्रक होता है उसका वेबर, जो हम पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो प्रतीक आएगा, यानी प्रतीक का मतलब हम इसको किससे दिखाते हैं, इतना बड़ा नाम ना लिखकर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ना लिखकर इसका एक प्रतीक बना दिया गया है, जो प्रतीक है बड़ा बी, कैपिटल बी। और इसका जो मात्रक है, उससे पहले हम इसका एक सूत्र पढ़ लेते हैं दोस्तों। सूत्र पढ़ लेते हैं हम। सूत्र इसका रहेगा, फार्मूला रहेगा बी बराबर, देखो दोस्तों कुल फ्लक्स है वो तो है फाई, और एक एरिया में से गुजारना है तो एरिया का दे दिया हमने इसमें भाग, तो बी बराबर आ चुका है हमारा फाई बटा ए। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये फार्मूला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, जो कि हम वेबर में लेते हैं। ए जो हमारा है वो एरिया है, जिसे हम मीटर स्क्वायर में लेंगे। तो इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला हमारे आगे डीसी जनरेटर में भी यूज में आएगा, मोटर में भी आएगा, और ट्रांसफॉर्मर की जो हम ईएमएफ समीकरण पढ़ेंगे 4.44 फाई एफ एन, तो वहां ये जो फार्मूला हम डेरिवेट करेंगे ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ समीकरण का, वो इसी फार्मूले से डेरिवेट किया जाएगा। आप इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। ये इसी जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से ही हमने इस फार्मूले को बनाया है। क्या थी डेफिनेशन? किसी चुंबक की चुंबकीय बल रेखा के लंबवत इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। यानी फ्लक्स ये रहा और एरिया ये रहा, फ्लक्स में एरिया का डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गया चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब बात आती है इसके मात्रक की, और इसका मात्रक मैंने पहले ही आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मात्रक दोस्तों हम अभी बनाते हैं। इसके मात्रक अगर हमने अपने बनाए तो एक तो सूत्र से बनाते हैं। सूत्र से इसका मात्रक बनेगा वेबर, फाई का मात्रक वेबर, एरिया का मात्रक था हमारा मीटर स्क्वायर। तो एक तो इसका मात्रक बन गया वेबर मीटर स्क्वायर, या इसको बोला जाता है टेस्ला, दोनों के दोनों एमकेएस मात्रक हैं, जिसे हम एसआई यूनिट भी बोलते हैं। दोनों ये एमकेएस मात्रक है। अगर सीजीएस मात्रक की बात करें, सीजीएस मात्रक बनाते हैं अभी, तो सीजीएस में ऐसा होता है कि फ्लक्स का जो मात्रक होता है, अभी थोड़ी देर पहले अपने बताया भी था, फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या बताया था हमने, मैक्सवेल। और एरिया का सीजीएस मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो मैक्सवेल बटे सेंटीमीटर की स्क्वायर, ये हो गया इसका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का सीजीएस मात्रक, या इसको बोल सकते हैं गाउस। एक ही बात है, जिस प्रकार वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला बोला जाता है, उसी प्रकार मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर को गाउस बोला जाता है। अब दोनों में रिलेशन निकालते हैं कि एक टेस्ला या एक वेबर पर मीटर स्क्वायर में कितने गाउस या कितने मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो ये आप सब कुछ नोट करने के बाद में अभी देखते हैं अपने कितना ये सब कुछ होता है। तो दोस्तों देखिए, अपने को ये निकालना है कि एक वेबर पर मीटर स्क्वायर में कितने मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। एक वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या कहलाता है दोस्तों? टेस्ला। एक वेबर पर मीटर स्क्वायर कहलाता है टेस्ला, और एक मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या कहलाता है? गाउस कहलाता है। तो अपने से ये भी पूछा जा सकता है एक टेस्ला में कितने गाउस होते हैं, या एक वेबर पर मीटर स्क्वायर में कितने मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो अभी अपने इसको डेरिवेट करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो एक वेबर में मैक्सवेल कितने होते हैं, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था 10 की पावर 8।
और 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, तो 100 इंटू 100। 1 वेबर में 10 की पावर 8 में स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो 10 की पावर 8 ऊपर है, 10 की पावर 4 नीचे है, तो ऊपर कितना बच जाएगा, 10 की पावर 4। यानी कि 1 वेबर में 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 4 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, या इसका एक रूप ऐसा भी हो सकता है, 1 टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गाउस। तो ये दोनों चीजें आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हमारा ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो परिभाषा का जो टॉपिक था वो खत्म हो जाता है, जिसके अंदर हमने इसके 4 यूनिट्स पढ़ लिए। आप इसको समझिएगा ऐसे कि इसके हमने 4 यूनिट पढ़ लिए। 2 तो है इसके एसआई यूनिट, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम टेस्ला भी बोल सकते हैं, और एक है इसका सीजीएस यूनिट्स, जिसको हम हमने बोला है मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर या गाउस। फिर हमने क्या काम किया है, जो एसआई जो यूनिट है उसका सीजीएस में दोनों का हमने कन्वर्जन निकाल लिया कि आपस में इनका क्या रिलेशन है। तो 1 टेस्ला के अंदर 10 की पावर 4 गाउस होते हैं, यानी 10,000 गाउस होते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट अपने डेफिनेशन करते हैं। 5 डेफिनेशन हमारी हो चुकी है, पांचों को आप याद कीजिए। अभी की अभी पहली डेफिनेशन हमने ध्रुव की थी, पोल की। दूसरी डेफिनेशन हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की है। तीसरी डेफिनेशन हमने एमएनए की है। चौथी अभी पढ़ी थी मैग्नेटिक फ्लक्स, और पांचवी पढ़ी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये पांचों डेफिनेशन अभी याद कर लीजिएगा। उसके बाद छठी पर हम अभी जाएंगे। छठी डेफिनेशन हम जो पढ़ते हैं वो हम ये पढ़ रहे हैं, एक बात थोड़ा और याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं बता दूंगा, या लास्ट में भी पूरा एक सारणी बनाकर टेबल बनाकर वहां भी समझाऊंगा। जो अपने अभी पढ़ा था चुंबकीय फ्लक्स, क्या था चुंबकीय फ्लक्स, एक चुंबक में से चुंबकीय लाइनें गुजर रही है जो एन पोल से एस पोल की तरफ जा रही हैं। जैसे ही हम विद्युत चुंबक के अंदर सप्लाई देंगे वैसे ही एन पोल से लाइनें निकलेंगी और एस पोल की तरफ जाएगी। और वैसा ही क्या होता है, एक कंडक्टर के अंदर हम सप्लाई देते हैं तो करंट का प्रवाह है एक सिरे से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, एक डायरेक्शन में होता है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, और एक टेबल बनाकर भी मैं आपको याद करवा दूंगा। वो टेबल याद कर लोगे तो भी आपको अच्छे ढंग से उसका याद हो जाएगा। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जिस प्रकार से वैद्युतिक परिपथों में, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होता है, वैद्युतिक धारा होती है, उसी प्रकार से चुंबकीय सर्किट में, चुंबकीय परिपथों में क्या होता है। करंट क्या थी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी। और चुंबक में क्या चलते हैं, एन पोल से एस पोल की तरफ चुंबकीय बल रेखा चलती, जिसे अपने क्या बोल रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोल रहे हैं। तो याद कीजिएगा, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होता है उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, चुंबकीय फ्लक्स। तो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे मैं टेबल बनाकर भी बताऊंगा, वो भी आप वहां से भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन 6 नंबर, चुंबक वाहक बल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटो मोटिव फोर्स, चुंबक वाहक बल। अब याद कीजिए, थोड़ा पहला चैप्टर याद कीजिए, प्रारंभिक विद्युत जो मैंने करवाया था, उसके अंदर मैंने एक करवाया था विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल क्या था साथियों, याद कीजिएगा कि कोई भी कंडक्टर है या कोई भी अपना रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, जिसके अंदर हम सप्लाई देते हैं और करंट चलना उसमें प्रारंभ हो जाती है। तो करंट उसमें तभी चलेगी जब हम उसमें सप्लाई देंगे। जब तक सप्लाई नहीं दी जाएगी तब तक उसमें करंट का प्रवाह जीरो रहता है। तो जो हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई जो हमारा पोटेंशियल होता है, उसको बोला जाता है ईएमएफ, जिसकी डेफिनेशन हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ ली थी, उसके यूनिट्स भी पढ़े थे हमने।
जूल प्रति कूलाम और वोल्टेज। तो ईएमएफ क्या था? किसी भी सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वह एक फोर्स है जो करंट को चलाता है। उसी प्रकार से एक मैग्नेटिक सर्किट में क्या कहलाएगा? चुंबकीय वाहक बल। मैग्नेटिक सर्किट में एक ऐसा फोर्स जो चुंबकीय बल रेखा को निकालता है। ये परमानेंट मैग्नेट में भी होता है और टेम्परेरी मैग्नेट जिसका अपने ज्यादातर यूज होता है इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर, उसमें भी होता है। परमानेंट मैग्नेट में हम चेंज नहीं कर सकते इस बल को, जबकि हम मैग्नेटिक सर्किट में टेम्परेरी जो हमारा मैग्नेट है, अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक, उसमें हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई कॉइल है, इसके अंदर हमने विद्युत धारा दे दी, सप्लाई दी, वोल्टेज दी, जिसके कारण इसमें करंट का फ्लो होने लग गया। तो जो अब इसमें करंट का फ्लो होगा उसके कारण क्या होगा? अभी अपने एसी डीसी की बात नहीं कर रहे, आगे जाके सीखेंगे कि एसी के अंदर क्या होता है। जो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक जो होता है फ्लक्स, वो चेंज करने वाला होता है। कभी उसका डायरेक्शन कभी एक जगह फिक्स नहीं रहती, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अभी अपने वो नहीं लेके चल रहे, अपने इसकी केवल आज डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जब अपने एक कोई कॉइल के अंदर करंट दी जाती है तो क्या होता है, यहां से कुछ चुंबकीय बल रेखा निकलती है। मान लेते हैं एक बार डायरेक्शन ये है, फिक्स नहीं है कि डायरेक्शन इसकी यही रहेगी, चुंबकीय बल रेखा की डायरेक्शन यही रहेगी, ये फिक्स नहीं है। ऐसी भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, जिसकी हम डायरेक्शन निकालना आगे इसी लेसन में सीखेंगे। कुछ नियम है, कुछ रूल है। लेकिन मान लीजिए अगर इसकी डायरेक्शन ऐसी है, ये चुंबकीय बल रेखा है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन है जो एन पोल से निकलकर एस पोल की तरफ जा रही है। तो साथियों, हमने तो यहां करंट दी थी, हमने तो यहां केवल करंट दी थी, और करंट देने से क्या हो गया? चुंबकीय बल रेखाएं निकलकर एन पोल से एस पोल की तरफ जाने लग गई। तो ऐसा क्यों हुआ कि इसमें चुंबकीय बल रेखाएं जाने लग गई? क्योंकि क्या होता है, जैसे ही हम करंट का फ्लो करवाते हैं कोई भी एक कॉइल के अंदर, जिसे हम सोलेनोइड भी बोलते हैं, तो सोलेनोइड के अंदर या कोई कॉइल के अंदर जैसे ही हम करंट का फ्लो करवाते हैं, तुरंत की तुरंत उसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और ये रूल है ओरेस्टेड का, नियम है, जिसे हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ लिया था कि जब भी कोई कंडक्टर में से करंट जाएगी तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ही बनेगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिसके कारण ये चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, उस फोर्स को बोला जाता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। चुंबकीय बल रेखाओं को या चुंबकीय फ्लक्स को एन पोल से निकालकर एस पोल की तरफ पहुंचाने वाला जो फोर्स है, चुंबकीय फ्लक्स को निकालने वाला जो फोर्स है, उसको बोला जाता है दोस्तों मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसको हम बोलते हैं एमएमएफ। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में उसी की तरह है जिस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करंट को निकालता है और ये क्या काम करता है? चुंबकीय फ्लक्स को निकालता है। अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला है। ये फार्मूला होता है, सबसे पहले हम इसकी अगर प्रतीक की बात करें तो हम इसको एफ एम, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक, या फिर इसको एम एम एफ से भी दर्शाते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो इसका एक फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, एन इंटू आई। ये इसका एक फार्मूला है मैग्नेटोमोटिव फोर्स को ज्ञात करने का। एन है वो है नंबर ऑफ टर्न। अगर टर्न ज्यादा होंगे, एक कॉइल के अंदर अगर टर्न ज्यादा होंगे तो जो चुंबकीय जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, वो भी ज्यादा निकलेगा। इसलिए ये टर्नों की संख्या पर और करंट पर डिपेंड करता है। अगर विद्युत धारा का मान ज्यादा है तो चुंबकीय बल रेखाओं की भी संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि उसको निकालने के लिए जो बल लगेगा एमएमएफ वो भी ज्यादा होगा। तो इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट। चुंबक वाहक बल का जो फार्मूला है एन इंटू आई, प्रतीक इसका होता है एफ के पैर में एम या एमएमएफ। इसके बाद बात आती है मात्रक की, क्योंकि मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपने अभी इससे बनाते हैं, फार्मूला से मात्रक बनाते हैं। एन टर्न है,
इसको हमने टर्न लिख दिया, और आई एम्पियर है, इसको हमने आई का मात्रक एम्पियर होता है, इसको हमने एम्पियर लिख दिया। तो चुंबक वाहक बल का मात्रक बन चुका है एम्पियर टर्न या टर्न एम्पियर, एक ही बात है, एम्पियर टर्न या टर्न एम्पियर। और इसका एक मात्रक और भी होता है जिसे आप याद कर लीजिएगा, अगर ये मात्रक नहीं दिया तो फिर ये मात्रक भी आप लगा सकते हो, गिलबर्ट। दोनों के दोनों मात्रक चुंबक वाहक बल के हैं। दोबारा सुनिए, चुंबक वाहक बल क्या होता है? किसी भी चुंबक में से चुंबकीय बल रेखाओं को निकालने वाला बल, कोई भी चुंबक है उसमें से चुंबकीय बल रेखाओं को निकालने वाला बल। अब आपने देखा कि जैसे ही हम करंट का मान कम करेंगे वैसे ही चुंबक वाहक बल का मान भी कम हो जाएगा, और अगर चुंबक वाहक बल का मान कम हो गया तो चुंबकीय फ्लक्स है, यानी जो चुंबकीय लाइनें हैं वो भी क्या निकलेंगी? कम निकलेगी। इसलिए ये डिपेंड करता है कितनी करंट अपने इसमें प्रवाहित कर रहे हैं और कितने उसमें कॉइल के अंदर टर्न है। एक स्थायी चुंबक में तो ये फिक्स रहेगा, जबकि अस्थायी चुंबक के अंदर यानी जो विद्युत चुंबक है इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं करंट का मान कम या ज्यादा करके। तो इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये मात्रक भी आप नोट कर लीजिएगा सारे के सारे। इसके बाद हम 7 नंबर डेफिनेशन पढ़ते हैं। 7 नंबर हमारी डेफिनेशन रहेगी एक चुंबक के अंदर, वो रहती है रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको शायद हिंदी में बोला जाता है प्रतिष्ठंभ। तो इसलिए आप इसका, मैं तो ये कहता हूं, बाकी आपकी इच्छा है, हिंदी वाला नाम मत याद कीजिएगा, किसी भी डेफिनेशन का हिंदी वाला नाम मत याद कीजिएगा, क्योंकि आपको इंग्लिश में पेपर तो मिलने वाला ही है साथ के साथ। तो इंग्लिश के अंदर नाम देख लीजिएगा, जो इंग्लिश के अंदर नाम दिया होगा वो रिलेक्टेंस ही दिया होगा। हिंदी के अंदर हो सकता है इस प्रतिष्ठंभ के अलावा भी कोई और नाम हो रिलेक्टेंस का, कोई पता नहीं है, कोई और नाम भी बनाया जा सकता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर आपको रिलेक्टेंस ही मिलेगा, इसके अलावा कोई इंग्लिश के अंदर दूसरा नाम नहीं मिलेगा। इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा, इंग्लिश वाला नाम ही याद करके चले, हिंदी वाला आपका मन करता है तो कर ले, वरना कोई जरूरी नहीं है, एक नाम याद कर लीजिए इंग्लिश वाला। तो रिलेक्टेंस क्या होता है? देखो दोस्तों, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कॉइल है, कोई कॉइल है, अब इसमें क्या है, यहां से हमने इसमें करंट प्रवाहित कर दी, ठीक है। ये कॉइल मान लीजिए बनी है कोई तांबे या एल्यूमिनियम की, मान लीजिए एल्यूमिनियम की बनी है। एक कॉइल है जिसको हमने कोई पीतल से बनाया है, ब्रास से बनाया है, पीतल की तारों से एक कॉइल को बनाया है। इसमें हमने धारा दी, इसमें भी हमने करंट दे दी, तो क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, एन पोल से एस पोल की तरफ चुंबकीय लाइनें जाएंगी, इसमें भी जाएगी, दोनों में जाएगी। अगर करंट का मान दोनों में इक्वल है, दोनों में ही 5-5 एम्पियर है, ध्यान से सुनिएगा साथियों, एक वायर तो एल्यूमिनियम की है परंतु एक वायर पीतल की है, दोनों अलग अलग पदार्थ की बनी हुई है। हमने क्या काम किया, दोनों में करंट का मान बराबर दे दिया, लेकिन ये देखा और ये देखने को अपने को मिलता है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो बराबर नहीं है दोनों में, जबकि करंट का मान बराबर है और दोनों में जो टर्न का मान है, नंबर ऑफ टर्न, वो भी दोनों में बराबर है। फिर भी दोनों के अंदर जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स लगेगा वो दोनों में अलग अलग लगेगा, एल्यूमिनियम में कुछ ज्यादा होगा, पीतल में थोड़ा सा कम होगा। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो प्रतिरोध विद्यमान है, जिसे हम अपने मैग्नेटिक सर्किट में बोला जाता है रिलेक्टेंस, वो इसमें क्या है, कम है। तो रिलेक्टेंस कम है तो क्या होगा, चुंबकीय लाइन ज्यादा गुजर रही है, इसमें रिलेक्टेंस क्या है, ज्यादा है, उसकी अपेक्षा इसमें रिलेक्टेंस ज्यादा है, और रिलेक्टेंस ज्यादा है इसलिए इसमें चुंबकीय लाइन क्या निकल रही है दोस्तों, कम निकल रही है। ये कोई पदार्थ का गुण ही होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये सेम का सेम इलेक्ट्रिक सर्किट में जो प्रतिरोध था, जो प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस, उसकी भांति है मैग्नेटिक सर्किट के अंदर। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है उस प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, तो रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस किसका विरोध करता है, रिलेक्टेंस किसका विरोध करता है, चुंबकीय फ्लक्स का। और रेजिस्टेंस किसका विरोध करता है, किसका अपोज करता है,
इलेक्ट्रिक करंट का। इस प्रकार से याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां आपने पढ़ा था, फार्मूला होता था वहां पे अपने रिलेक्टेड अपने रेजिस्टेंस का फार्मूला होता था V/I। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता था दोस्तों V/I। यहां देखिएगा, यहां रिलेक्टेंस का फार्मूला अपने बनाते हैं मैग्नेटिक रिलेक्टेंस। M माने मैग्नेटिक, R माने रिलेक्टेंस। यहां जो V है वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, वही चुंबकीय लाइन को निकाल रहा है। वहां करंट चलती है, यहां फ्लक्स चलता है, चुंबकीय लाइन चलती है। तो इसका फार्मूला बन गया R के पेयर में M बराबर Fm/φ। M का मतलब यहां मैक्सिमम मत लेना, M का मतलब यहां पे मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फोर्स बटे फ्लक्स। या इसका फार्मूला ये भी बना सकते हैं N×I/φ। एक ही बात है, क्योंकि Fm का फार्मूला होता है N×I। N माने नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट। अब बात आती है मात्रक की दोस्तों। मात्रक देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक है रिलेक्टेंस का। तो Fm का मात्रक अपने पढ़ लिया था, याद कीजिए। अभी पिछली डेफिनेशन के अंदर अपने Fm का मात्रक पढ़ा था एम्पियर टर्न, और फ्लक्स का मात्रक पढ़ा था अपने वेबर। तो इसका मात्रक क्या बन गया? एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ये माइनस का निशान नहीं है दोस्तों, ये डॉट का निशान मानिएगा, गुना का निशान है। तो एम्पियर टर्न बटे वेबर, ये इसका मात्रक बन गया है। और इसका एक मात्रक और भी होता है 1/हेनरी, 1/हेनरी, जिसको हम बोल सकते हैं हेनरी का रेसिप्रोकल, यानी हेनरी की पावर -1। क्योंकि ये पावर पॉजिटिव में है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा, हेनरी की पावर -1। अब एम्पियर टर्न बटे वेबर किस प्रकार से 1/हेनरी बना है, अगर आपको अभी समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना समझ में नहीं आता या ना आए तो आप मेरी एक क्लास देखिएगा। ऐसी थ्योरी लेसन के अंदर मैंने एक इंडक्टर की क्लास लगाई थी, लगभग 2-2.5 घंटे की क्लास थी। उसके अंदर मैंने बताया था कि इंडक्टर के अंदर जो इंडक्टेंस होता है, जो कि करंट चेंज का विरोध करता है एक इंडक्टर के अंदर, उसका जो यूनिट है वो होता है हेनरी। और उसका मैंने प्रॉपर एक फार्मूला डेरिवेट करके बताया था बहुत अच्छे ढंग से। L बराबर था N/φ/I। ये मैंने फार्मूला डेरिवेट करके बताया था। एक इंडक्टर वाली क्लास है मेरी, ऐसी थ्योरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। वहां मैंने इंडक्टेंस का फार्मूला बता दिया था N/φ/I, और इसका मैंने मात्रक बताया था आपको इंडक्टेंस का हेनरी, यानी φ/I है हेनरी। N तो नंबर ऑफ टर्न थे, वहां पे एक नंबर है, उसका अपने नहीं लेना देना कुछ, क्योंकि नंबर का कोई भी मात्रक नहीं होता। ये है फ्लक्स/I था हेनरी। यहां उल्टा है, यहां देखोगे आप तो यहां I/φ है, वहां था φ/I, लेकिन यहां है φ/I। इसलिए वहां अगर हेनरी था तो यहां क्या मात्रक बनेगा? 1/हेनरी, या हेनरी की पावर -1। तो ये सारे मात्रक हैं, ये सारे आपको याद करने हैं प्रॉपर। दोबारा समझिए रिलेक्टेंस क्या होता है, डेफिनेशन लिख लीजिएगा, मैं आपको बोलकर लिखवा देता हूं कि जिस प्रकार से विद्युतिक परिपथों में प्रतिरोध धारा का विरोध करता है, उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथ में रिलेक्टेंस एक पदार्थ का गुण होता है जो कि चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है। इसका प्रतीक Rm होता है, और इसके मात्रक मैं आपको बता दिए हैं, और इसके फार्मूले भी आप नोट कर लीजिएगा। ये 7 नंबर परिभाषा अपने यहाँ समाप्त हो जाती है। और ये पूछा जाए आपसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जिस प्रकार रेजिस्टेंस है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, तो क्या बताएंगे हम? रिलेक्टेंस, प्रतिष्ठम इसका हिंदी में नाम होता है। उसके बाद डेफिनेशन नंबर अपने 8 पढ़ते हैं। देखो साथियों, थोड़ा सा आपको ये जो बच्चे नए अभी इसको पहली बार पढ़ रहे हैं डेफिनेशन को, तो उनको थोड़ा सा क्या है, ये समझ में थोड़ा कम आ सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जब मैंने भी पहली बार इस डेफिनेशनों को पढ़ा होगा तो मेरी भी समझ में कम ही आया था। ये मान लीजिए मेरे भी समझ में कम आया था, या मेरे को आपसे जो समझ रहे पहली बार उनसे भी कम आया होगा। लेकिन धीरे धीरे जितनी बार भी आप इनको पढ़ोगे, समझोगे, आपको अच्छे ढंग से याद हो जाएंगे, और सारी डेफिनेशन याद हो जाएगी, सारे के सारे डेफिनेशन के मात्रक भी आप याद हो जाएंगे। तो आप क्या काम कीजिएगा, अगर आप पहली बार कर रहे हो या दूसरी बार भी कर रहे हो, लेकिन ये परिभाषाएं आपने अच्छे ढंग से कभी नहीं पढ़ी थी, तो इस क्लास को आप 1-2 बार 2-3 बार देखिएगा,
तो आपको फिर ये डेफिनेशन आने लग जाएगी। अब 7 नंबर डेफिनेशन कंप्लीट हो गई थी हमारी। अब 8 नंबर डेफिनेशन हम देखते हैं। 8 नंबर अगर अपने डेफिनेशन देखें तो मैं एक डेफिनेशन करवा देता हूं आपको। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र ताकत, ये जिसे अपने बोल सकते हैं सामर्थ्य। शायद हिंदी में मैंने गलत लिख दिया होगा, लेकिन सामर्थ्य इसका हिंदी में नाम हो सकता है, जिसको अपने ये भी बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट हमारी 8 नंबर डेफिनेशन दोस्तों लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही बात है, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। एक ही डेफिनेशन के दो नाम हैं। हिंदी में इसको बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, और इसको बोला जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता इसका हिंदी में नाम ये हो सकता है। तो अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा। अपने इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। देखो दोस्तों, जिस प्रकार से आप नाम से ही समझ रहे हो, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। नाम देखिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एक मैग्नेट के अंदर जो उसका फील्ड है, जो चुंबक का जो क्षेत्र है, मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक जो क्षेत्र है, जहां जहां तक चुंबक है उतना जो एरिया है, उस एरिया में कितनी ताकत है, कितना उसमें चुंबक है, वो कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। दोबारा सुनिए, एक कोई भी चुंबक है, चाहे वो परमानेंट है चाहे वो टेम्परेरी मैग्नेट है, उसके अंदर उसका जो पूरा चुंबकीय जो एरिया है, उस एरिया में कितनी ताकत है, कितना उसके अंदर बल है कि वो चुंबकीय लाइनें कितनी ज्यादा निकल रही हैं। जितनी अधिक चुंबकीय लाइनें निकल रही होंगी उतना उसमें चुंबक का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा। तो इसकी डेफिनेशन अगर अपने देखें तो मैं आपको लिखवा देता हूं, आप लिख लीजिएगा कि किसी चुंबक की प्रति मीटर लंबाई में लगने वाला चुंबक वाहक बल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाता है। ये आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। थोड़ा मैं आपको इसका और थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई चुंबक है, N पोल, यहां S पोल। अब इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है N पोल से और S पोल की तरफ वो जाती है। ये अपने 1 नंबर क्लास में ही देख लिया था। अब देखो दोस्तों, क्या है कि अपने क्या काम करें, अगर 1 मीटर लंबाई ले ली जाए इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, कोई 1 मीटर लंबाई ले ली, मान लीजिए इतना 1 मीटर लंबाई है। इस 1 मीटर लंबाई के अंदर कितना चुंबक वाहक बल लग रहा है कि यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, क्योंकि इस 1 मीटर लंबाई से भी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी। तो प्रति मीटर लंबाई के अंदर कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाता है। अगर प्रति मीटर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। एक मैग्नेट की जो फील्ड है, जो उसका क्षेत्र है, जो उसका एरिया है, उसमें कितनी ताकत है, उसमें उतनी ही ज्यादा ताकत होगी जितना उसमें चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो प्रति मीटर चुंबकीय फ्लक्स जो लाइनें गुजरती हैं वो किसके कारण गुजरी थी, ये जो चुंबकीय लाइनें किसके कारण गुजरी हैं, ये गुजरी है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, उसके कारण गुजरी है। तो उसके कारण जो गुजरी है, तो 1 मीटर के अंदर कितना मैग्नेटिक मोटिव फोर्स लगा, प्रति मीटर मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो लगा है वो कहलाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। समझ में आ गया होगा आपको, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अगर इसके प्रतीक की बात की जाए, अपने इसको किससे दर्शाते हैं, इसका प्रतीक होता है कैपिटल H। इसका प्रतीक होता है
कैपिटल H। और इसका फार्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो इसका फार्मूला बन सकता है Fm बटा L। इसका फार्मूला हम बना सकते हैं दोस्तों, H बराबर Fm बटा L। प्रति मीटर के अंदर कितना Fm लग रहा है, कितना मैग्नेटोमोटिव फोर्स है। इसका फार्मूला एक ये भी था Fm का N इंटू आई बटा L। तो दो फार्मूले बन गए, Fm बटा L और Ni बटे L। आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर फार्मूलों से भी सवाल आ सकता है। अभी अपने थोड़ी देर पहले एक फार्मूला किया था B बराबर फाई बटे A। दिल्ली मेट्रो के 2014 के एग्जाम के अंदर इस फार्मूले से एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर फाई का मान बताया था और शायद B का मान नहीं, जिसके अंदर B का मान बताया गया था और एरिया का मान बताया गया था और फाई का मान पूछा था। तो सारे फार्मूले आपको अच्छे ढंग से नोट कर याद करने हैं। कोई फार्मूला, कोई यूनिट्स नहीं छोड़नी है और सारों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जो भी ये मैग्नेटिक जो भी नाम आ रहे हैं उनका मतलब क्या बनता है। तो ये तो बन गए दोस्तों फार्मूले। अब इन फार्मूलों से ही अपने इसके मात्रक बना लेते हैं। अभी अपने देख लेते हैं इसका क्या मात्रक बना सकते हैं हम। देखो ये तो हो गया एम्पियर टर्न, इसका मात्रक तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था एम्पियर टर्न। और ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक अपने बनाते हैं मीटर। एमकेएस के अंदर लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका क्या मात्रक बना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मात्रक क्या बना, एम्पियर टर्न प्रति मीटर। अब ये याद कर लीजिएगा क्योंकि आगे कुछ डेफिनेशन आने वाली है, उसके अंदर इसको इसका मात्रक और फार्मूला याद होगा तो उसको वो डेफिनेशन समझ में आएगी, वरना फिर नहीं आएगी। इसका मात्रक क्या बनेगा, एम्पियर टर्न प्रति मीटर। फिर रिपीट कर रहा हूं साथियों, अगर आप इस सभी मेरी आज वाली क्लास को या आज वाली जितनी भी डेफिनेशन है उसको अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको समझ में थोड़ा कम आ सकता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी आ जाए। लेकिन अगर कम आ रही है तो आप इस क्लास को 3 या 4 बार देख लीजिएगा। पक्की बात है आपको सारी डेफिनेशन अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 9 नंबर डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। 9 नंबर अगर अपने डेफिनेशन पढ़े तो 9 नंबर हमारी डेफिनेशन रहेगी, 9 नंबर अपने डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। हमें पढ़नी चाहिए परमेबिलिटी, जिसको मैं अगर सही ढंग से नाम लिखूं तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जिसको हिंदी में बोला जा सकता है चुंबकीय पारगम्यता, या इसका हिंदी में एक नाम और भी होता है चुंबकशीलता। परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता या फिर चुंबकीयशीलता। दोस्तों इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक बात आई थी, एक डेफिनेशन आई थी परमिटिविटी की, विद्युतशीलता। परमिटिविटी की एक डेफिनेशन आई थी जो मेरी आपको मिल जाएगी, ऐसी थ्योरी की क्लास है कैपेसिटर वाली जो लगभग 3 घंटे की क्लास है, उसमें एक डेफिनेशन थी परमिटिविटी की। अगर वो आप इलेक्ट्रिक सर्किट में परमिटिविटी की डेफिनेशन समझ लेते हो तो आपको मैग्नेटिक सर्किट के अंदर परमेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो भी समझ में आ जाएगी। वरना आप सीधा भी पढ़ रहे हो तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इसको अपने पूरे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो दोस्तों क्या है, ये कोई कॉइल है, जिसके अंदर 6 से 7 टर्न है। यहाँ पे अपने कुछ करंट दी जा रही है और यहाँ से कुछ चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। इस प्रकार से ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। इसके बाद क्या काम किया गया, इस कॉइल के अंदर एक कोई पदार्थ रख दिया गया जो कि मान लीजिए लकड़ी का बना है। लकड़ी का कोई डंडा है जिसके ऊपर एक कॉइल को लपेटा गया है और उसमें से भी करंट दी जा रही है। और फिर एक काम और किया गया, इस लकड़ी के डंडे को हटाकर इसी कॉइल के अंदर एक टुकड़ा रखा गया जो कि बना था आयरन का, लोहे का बना था, और इसमें फिर करंट दी गई। दोबारा सुनिए, एक तो कॉइल है जिसमें कोई भी मटेरियल नहीं रखा गया,
एक कॉइल है जिसके अंदर लकड़ी का मटेरियल रखा गया है, और एक कॉइल है, तीनों कॉइल वही है, और बाद में लकड़ी के मटेरियल को हटाकर आयरन लोहे का मटेरियल रखा गया। तो होता ये है दोस्तों कि जब तक इसमें हवा थी, यानी कोई मटेरियल नहीं था या वैक्यूम थी ये, तब इसमें कुछ गुण था कॉइल के अंदर कि ये एन पोल से एस पोल की तरफ लाइन निकाल रही थी। जैसे ही हमने इसमें लकड़ी का पदार्थ रखा, तो लकड़ी के पदार्थ के अंदर ये गुण है, उस पदार्थ के अंदर यह गुण विद्यमान है कि वो क्या काम करता है कि यहां से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, बहुत सारी निकलती हैं इस प्रकार से। तो लकड़ी का जो टुकड़ा है ये क्या काम करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि अपने में से चुंबकीय बल रेखाओं को नहीं गुजरने देगा। यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, अगर मैं आपको एक डायग्राम और बना के दिखाऊं, थोड़ा आप देखिएगा, समझिएगा। जैसे ही कोई लकड़ी का टुकड़ा है जिसके ऊपर अपने एक वायर को लपेटकर सप्लाई दी जा रही है, तो ये क्या काम करेगा, जो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी निकलने, यहां इसके पास से निकलनी चाहिए थी, ये उसको क्या काम करेगा, दूर कर देगा, दूर धकेल देगा। ये क्या काम करेगा, लकड़ी का टुकड़ा इस प्रकार से उसको चुंबकीय बल रेखाओं को दूर धकेल देगा। जबकि आयरन का टुकड़ा क्या काम करेगा, इस चुंबकीय बल रेखाओं को अपने पास खींचेगा, जो भी चुंबकीय बल रेखाएं थी उसको अपने पास खींचेगा और अपने में से गुजरने देने की सहायता करेगा। दोबारा समझिए कि जब तक अपने कोई कॉइल में कुछ भी नहीं रखा था, तो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही थी एन पोल से और एस पोल की तरफ जा रही थी। जैसे ही हमने इस कॉइल के बीच में लकड़ी का टुकड़ा रखा, तो लकड़ी के टुकड़े ने क्या काम किया कि अपने में से चुंबक को गुजरने का या चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने का विरोध किया। यानी यहां इस एरिया के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं जानी चाहिए थी इस लकड़ी वाले एरिया के अंदर, वो नहीं जा पाई, यानी कुल जो चुंबक है वो घट गया। जबकि आयरन का टुकड़ा रखा हमने, तो ये देखा कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ गई, क्योंकि आयरन मैग्नेटाइज हो गया, खुद चुंबक बन गया। आयरन खुद चुंबक बन गया और अपने में से चुंबक का उसने जाने का कोई विरोध नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया अपने में से चुंबक जाने का, और बल्कि सहायता प्रदान की है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या का मान इसमें बढ़ गया है। तो इसे बोला जाता है परमेबिलिटी। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ में विद्यमान वह गुण जो अपने में से चुंबक जाने का या तो वो करता है विरोध, या तो वो चुंबक को जाने का विरोध करेगा, जाने नहीं देगा, या चुंबक को जाने का करता है सहयोग। तो जो उसका जो गुण है उस पदार्थ का, वो कहलाता है परमेबिलिटी। देखो आप नाम समझिएगा, नाम से मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। मैग्नेटिक माने चुंबक, परमे को आप समझिए परमिशन, परमे माने परमिशन से ही परमे शब्द आया है, और एबिलिटी माने, एबिलिटी को तो आप समझते हो गुण। तो मैग्नेट को परमिशन देने वाला गुण, एक मैग्नेट को परमिशन देने वाला वह गुण कि जो मैग्नेट को परमिशन देता है, चुंबक को परमिशन देता है कि अपने में से गुजरे या ना गुजरे, जिसके अंदर मैग्नेटिक परमेबिलिटी ज्यादा होगी उसमें चुंबक क्या होगा, ज्यादा गुजरेगा। क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है, मैग्नेट को परमिशन देना जाने की, एक मैग्नेट का वह गुण जो परमिशन देता है मैग्नेट को। तो अगर परमेबिलिटी ज्यादा है तो मैग्नेट ज्यादा गुजरेगा, और अगर परमेबिलिटी कम है, परमिशन कम है, तो फिर क्या होगी, परमेबिलिटी कम होगी। यानी बोला जाए तो लकड़ी के अंदर परमेबिलिटी बहुत कम होती है, तभी तो ये अपने में से चुंबक को जाने की परमिशन नहीं दे रही। और लोहे की बात करें, आयरन की बात करें, तो इसके अंदर परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लकड़ी की बात की जाए तो इसमें परमेबिलिटी 1 से भी कम है, 1 से भी कम है, क्योंकि इसके बीच में जो एरिया है, इसके बीच में जो मटेरियल है इस कॉइल के अंदर, इसमें कोई मटेरियल नहीं है। इसमें कौन सा मटेरियल है, हवा है, ओनली फॉर हवा, या अपने बोल सकते हैं वैक्यूम है, निर्वात। तो हवा या निर्वात की जो परमेबिलिटी है वो होती है 1। याद रखिएगा, अभी सारा कुछ बताने वाला हूं। हवा की परमेबिलिटी या वैक्यूम की परमेबिलिटी होती है 1, यानी ये अपने में से ना तो चुंबक को गुजरने का सहयोग कर रहा है और ना ही विरोध कर रहा है। चुंबक जितना गुजरता है वो गुजरे, ये ना तो हवा इसका विरोध कर रही है और ना ही सहयोग कर रही है। लकड़ी ने क्या काम किया, इसकी परमेबिलिटी 1 से भी कम है,
माइनस में है इसकी प्रोबेबिलिटी, सॉरी माइनस में नहीं, 0.0000 इस प्रकार से कुछ है, यानी कि बहुत ही कम है। और आगे अपने पढ़ने वाले हैं, सस्पेबिलिटी भी पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर ये पढ़ेंगे इस लकड़ी की जो परमेबिलिटी है वो, यानी जो चुंबकीय पारगम्यता है वो उसमें क्या है, बिल्कुल ही कम है, चुंबकीय प्रवृत्ति माइनस के अंदर है। तो ये क्या काम करती है, लकड़ी अपने में से चुंबक को जाने नहीं देती, जबकि विरोध करती है। जबकि आयरन क्या काम करेगा, अपने में से चुंबक को जाने देगा, सहयोग करेगा। तो ये पदार्थ के गुण है। चुंबकीय पारगम्यता क्या है, कोई पदार्थ का वह गुण जो अपने में से चुंबक को जाने का या तो विरोध करेगा या सहयोग करेगा, चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता कहलाती है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। और इसका मैं अब डेफिनेशन थोड़ा आपको लिखवा देता हूं ताकि आप भी लिख लो। तो लिख लीजिएगा, किसी भी पदार्थ का वह गुण जो कि स्वयं में से चुंबक को गुजरने का विरोध या सहयोग करता है, तो वह कहलाता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब बात करते हैं इसके प्रतीक की। तो इसका प्रतीक म्यू होता है। इसका प्रतीक म्यू, जो यू होता है उसके थोड़ा यहां ऐसे कर देंगे तो ये बन जाएगा म्यू। इसका प्रतीक होता है म्यू। अभी इसका फार्मूला डेरिवेट करते हैं साथियों। देखो ऐसा हो रहा है कि अपने B समानुपाती है H के, B इज प्रोपोर्शनल टू H। H क्या पढ़ा था आपने अभी, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य है, याद कीजिए डेफिनेशन NI/L। B क्या पढ़ा था, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य होगा, प्रति मीटर चुंबकीय लाइनों की संख्या ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होगा। दोनों आपस में समानुपाती है। अब ये समझिए जिस प्रकार से FM समानुपाती है फाई के, ये समझिए आप, यानी जितना ज्यादा FM होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होगा, उतना ज्यादा फ्लक्स बनेगा। सामान्य सी बात है कि जितना ज्यादा मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा उतना ही ज्यादा चुंबकीय लाइनें निकलेंगी। उसी प्रकार से B समानुपाती H, FM का छोटा रूप क्या बन गया H, ये प्रति मीटर है, वो कुल फोर्स था, ये प्रति मीटर लगने वाला फोर्स है। FM और H में क्या अंतर है, कई साथी कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे कई स्टूडेंट थे वो भी इसमें कंफ्यूज हो जाते थे कि जो चुंबक वाहक बल है और चुंबक क्षेत्र सामर्थ्य में क्या अंतर है। अंतर दोनों में ये है, कुल जो बल है, जो चुंबकीय बल रेखाओं, कुल चुंबकीय बल रेखाओं को निकालने वाला जो टोटल जो बल है वो तो है चुंबक वाहक बल, जबकि प्रति मीटर लगने वाला बल वो कहलाता है H। ये कुल बल रेखाओं की कुल संख्या है, जबकि B क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है, प्रति मीटर एरिया में से कितनी लाइनें निकल रही हैं, वो एरिया में से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है उनकी संख्या। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो B इज प्रोपोर्शनल टू H। जब यहां समानुपाती हटाया जाता है तो हमेशा एक नियतांक लगता है, कांस्टेंट लगता है। म्यू बराबर है कांस्टेंट। म्यू क्या है, कांस्टेंट, जिसे अपने बोलते हैं परमेएबिलिटी, जिसे अपने बोलते हैं परमेएबिलिटी। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है साथियों, कि चाहे आप B का मान कुछ भी कीजिए, H का मान कुछ भी कीजिए, लेकिन म्यू का मान कभी भी चेंज नहीं होगा। ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी किसी पदार्थ की जो परमेबिलिटी है उसका मान कभी भी बदलता नहीं है, उसका मान हमेशा फिक्स रहता है। जिस प्रकार से मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताऊं, तो जो सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लगभग 5000 के आसपास। मात्रक तो इसका भी अपने देखते हैं क्या मात्रक बनता है। सॉफ्ट आयरन की जो परमेबिलिटी है वो 5000 होती है। एयर की परमेबिलिटी का मान 1 होता है। अभी अपने पढ़ते हैं परमेबिलिटी भी 2 प्रकार की होती है, वो सारा कुछ देखते हैं। लेकिन ये मानिए कि परमेबिलिटी क्या थी, एक परमिशन है चुंबक को अपने में से जाने के लिए, एक परमिशन है।
तो B बराबर म्यू इंटू एच। यहां से अगर म्यू का फार्मूला निकाला जाए तो क्या बन जाएगा, B बटा एच। तो ये हो गया म्यू का फार्मूला, B बटा एच इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान बताकर और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मान बताकर म्यू का मान पूछा जा सकता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इसका फार्मूला म्यू बराबर बी बटे एच, म्यू बराबर बी बटे एच। इसके बाद ये फार्मूला आपने याद कर लिया होगा। अब अपने क्या काम करते हैं, इस परमेबिलिटी के प्रकार पढ़ते हैं, कितने प्रकार की परमेबिलिटी होती है। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, ये परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अपने इसके देखते हैं कि कितने प्रकार की परमेबिलिटी होती है। परमेबिलिटी देखो दोस्तों, दो प्रकार की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट, एक तो होती है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और एक होती है रिलेटिव परमेबिलिटी। दो प्रकार की परमेबिलिटी है, याद करिएगा। एक तो है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एक है रिलेटिव परमेबिलिटी। अब इनके हिंदी में नाम तो सही ढंग से बताऊं तो मेरे को भी अच्छे ढंग से याद नहीं है। एक तो बोला जाता है सापेक्ष, एक को बोला जाता है आपेक्ष। तो आपको भी हमेशा कंफ्यूजन रहेगी, सापेक्ष कौन सा है, आपेक्ष कौन सा है। मत याद कीजिए हिंदी वाले नाम, इंग्लिश वाला याद कर लीजिए। परमेबिलिटी दो प्रकार की होती है, परमेबिलिटी दो प्रकार की, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। कितने प्रकार की परमेबिलिटी है, दो प्रकार की, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, दो प्रकार की परमेबिलिटी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं रिलेटिव परमेबिलिटी की। रिलेटिव परमेबिलिटी, तो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है जिसको हम म्यू आर से दिखाते हैं। म्यू के पेयर के अंदर आर का निशान लगा दिया, इसका मतलब ये रिलेटिव परमेबिलिटी है, क्योंकि म्यू किसका प्रतीक है, परमेबिलिटी का प्रतीक है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, आपको याद करना है। किसी भी पदार्थ की परमेबिलिटी, एम माने मटेरियल, किसी भी पदार्थ की परमेबिलिटी बटे म्यू जीरो या म्यू नोट हवा की परमेबिलिटी। मैं यहां लिख देता हूं, पदार्थ की चुंबकशीलता, हिंदी में अपने इसका नाम लिखा था चुंबकशीलता। तो किसी भी पदार्थ की चुंबकशीलता बटे मुक्त आकाश यानी कि एयर, हवा, मुक्त आकाश की चुंबकशीलता। तो रिलेटिव माने क्या हुआ, रिलेशन। रिलेटिव माने रिलेशन, रिलेशन अपने स्थापित करना है। तो कोई एक तो पदार्थ अपने उस एरिया के अंदर, उस कॉइल के अंदर कोई पदार्थ रख दिया। देखो दोस्तों, ये याद कीजिए, अभी मैंने डायग्राम बनाए थे, इसमें मान लीजिए कुछ भी नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, और एक के अंदर मैंने आयरन का पीस रख दिया। दोनों में कुछ ना कुछ क्या होगा, अलग अलग होगी दोनों की परमेबिलिटी। तो रिलेटिव यानी दोनों का अगर रिलेशन निकाला जाए, एक में तो एयर है और एक में इसमें आयरन का पीस है, दोनों में अगर रिलेशन निकाला जाए तो वो क्या निकलेगा, पदार्थ की चुंबकशीलता यानी इस मटेरियल की कितनी चुंबकशीलता है बटे मुक्त आकाश की चुंबकशीलता, जिसका मान हमेशा फिक्स रहता है। मुक्त आकाश की चुंबकशीलता का मान 1 होता है। तो अभी अपने देखते हैं म्यू आर का मान, म्यू आर का फार्मूला क्या बना, पदार्थ की चुंबकशीलता बटे मुक्त आकाश की चुंबकशीलता। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी के मात्रक की। तो देखो दोस्तों, दोनों ही चुंबकशीलता है, दोनों ही चुंबकशीलता है और रिलेशन निकाल रहे हैं अपने, दोनों का मात्रक सेम है। अभी मैं बताऊंगा आपको म्यू का मात्रक क्या होता है, परमेबिलिटी का मात्रक बताता हूं अभी आपको। लेकिन जो रिलेटिव परमेबिलिटी है, ये दोनों के मात्रक तो सेम होंगे। मान लीजिए कुछ भी मात्रक है, दोनों के मात्रक सेम है और डिवाइड के अंदर है, तो मात्रक से मात्रक आपस में कैंसिल हो गए। तो क्या मात्रक बना इसका, कोई मात्रक नहीं। तो कभी पूछ लिया जाए कि रिलेटिव परमेबिलिटी का क्या मात्रक होता है, तो कोई मात्रक नहीं होता। रिलेटिव परमेबिलिटी का कोई मात्रक नहीं होता है, याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। रिलेटिव परमेबिलिटी दोबारा सुनिए, रिलेटिव परमेबिलिटी दोस्तों जो है वो दो पदार्थों का कंपैरिजन किया गया है, रिलेशन निकाला है। एक तो है एक इंडक्टर के अंदर, एक कॉइल के अंदर एयर, हवा, और एक के अंदर कोई पदार्थ रख दिया।
तो जो पदार्थ में कितना परमेबिलिटी है और उस एयर के अंदर म्यू नॉट के अंदर कितनी परमेबिलिटी है, दोनों का अनुपात कहलाता है रिलेटिव परमेबिलिटी। म्यू आर बराबर म्यू एम बटे म्यू जीरो, दोनों का मात्रक सेम रहेगा। अभी बताता हूं, सीखते हैं अभी अपने कि इसका मात्रक क्या होता है। अभी मैं आपको पूरा डेरिवेट करके भी सिखा दूंगा अभी इसका मात्रक क्या होता है। तो म्यू आर बराबर म्यू एम बटे म्यू जीरो, मैंने आपको हिंदी में भी लिखकर बता दिया है। पदार्थ मटेरियल की चुंबकशीलता बटे मुक्त आकाश की चुंबकशीलता, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। और एक याद कर लीजिएगा, याद करना है कि हवा एयर की चुंबकशीलता, एयर की रिलेटिव परमेबिलिटी, सीधा म्यू आर लिख देता हूं, एयर की रिलेटिव परमेबिलिटी होती है 1। एयर की रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी होती है 1, क्योंकि म्यू जीरो नीचे है, ये मुक्त आकाश की चुंबकशीलता है। ऊपर भी जो है वो अगर एयर रख दिया जाए, मटेरियल अपने एयर ही रख दिया, तो एयर बटा एयर आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा, 1 बचा। तो एयर की परमेबिलिटी का मान पूछ लिया जाए तो 1 होता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, थोड़ा सा समझ में अगर कम आए दोबारा से स्टार्ट कीजिए, आप थोड़ा सा क्लास को पीछे से देखिएगा, आपको फिर से पूरा समझ में आएगा। चुंबकशीलता क्या थी, परिभाषा से बनाई अपने डेफिनेशन। एक मैग्नेट का वह एबिलिटी जो कि परमिशन देता है मैग्नेट को अपने में से गुजरने देने का, जो परमिशन है वो परमेबिलिटी थी। इसका अपने सूत्र पढ़ लिया था म्यू बराबर बी बटे एच, जो कि कांस्टेंट है म्यू। फिर अपने पढ़ा परमेबिलिटी 2 प्रकार की, एक तो है रिलेटिव, एक है एब्सोल्यूट। और जो रिलेटिव परमेबिलिटी है ये रिलेशन निकाला जाता है दो पदार्थों का, जिसमें एक में तो एयर है और एक में कोई मटेरियल है। तो मटेरियल बटे एयर का, मुक्त आकाश का जो चुंबकशीलता है, दोनों का जो अनुपात है, रेशो है, वो कहलाता है रिलेटिव परमेबिलिटी। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि दोनों के मात्रक सेम हैं। अभी बताऊंगा परमेबिलिटी का मात्रक क्या होता है, अभी अपने पहले वही कर लेते हैं। तो परमेबिलिटी का जो भी मात्रक होगा दोनों में सेम रहेगा। तो आपस में मात्रक कट गए, क्या मात्रक बना, कोई मात्रक नहीं। और अगर एयर की रिलेटिव परमेबिलिटी पूछ ली जाए तो क्या बताओगे आप, 1 बताइएगा। ठीक है साथियों, तो आपको याद करना है ये वाला रिलेटिव परमेबिलिटी का फार्मूला याद करना है। अब अगर अपने बात करें एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की बात करें, तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि मटेरियल की कितनी परमेबिलिटी है, म्यू कितना है। तो म्यू का फार्मूला यहां से बनाइए आप, म्यू जीरो इंटू म्यू आर। मटेरियल की जो परमेबिलिटी है आपस में दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वजन गुणा करके अपने ये निकाल सकते हैं। तो म्यू बराबर म्यू जीरो इंटू म्यू आर। ये जो म्यू है, जो म्यू एम है मटेरियल की जो परमेबिलिटी है, ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, जिसको अपने अभी बोला ना मैंने, परमेबिलिटी की परिभाषा बताई थी जो आपको बी बटे एच, वो एब्सोल्यूट ही था। जो मैंने आपको परिभाषा जो बताई थी परमेबिलिटी की अभी थोड़ी देर पहले, बी बटा एच, वो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी थी। रिलेटिव परमेबिलिटी मैंने आपको अच्छे ढंग से बता दी है, दो पदार्थों में रिलेशन निकाला है। अब यहां से अगर मेरे को एयर की, हवा की एयर की परमेबिलिटी, तो ये भी पूछा जा सकता है, एयर की परमेबिलिटी या एयर की एब्सोल्यूट परमेबिलिटी पूछी जाए आपसे, तो क्या बताइएगा, म्यू जीरो का मान फिक्स होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ये म्यू जीरो का मान फिक्स होता है। थोड़ा सा मैं पहले शायद गलत बोल गया था, म्यू जीरो का मान मैंने 1 बताया था, जो कि गलत है। म्यू जीरो का मान है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। ये मुक्त आकाश की चुंबकशीलता है। अगर मटेरियल अपने हवा ही रख दी तो इसका मान भी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, तो आपस में दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1। जबकि अगर सीधी परमेबिलिटी पूछी जाए तो आप देखिए 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, ये म्यू जीरो का मान, म्यू नॉट का मान, इंटू में है म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी। तो एयर की रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी थी, 1। तो एयर की परमेबिलिटी यहां से क्या निकल कर आई, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। और इसका मात्रक जो होता है परमेबिलिटी का, साथियों याद कीजिएगा, मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर।
हेनरी बटा मीटर, ये मात्रक होता है किसका, परमेबिलिटी का। अभी निकाल कर भी आपको मैं डेरिवेट करके भी समझा दूंगा। दोबारा सुनिए सारा कुछ। परमेबिलिटी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। जो परमेबिलिटी की जो डेफिनेशन थी, जो सूत्र था B/H, वही एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है। रिलेटिव में क्या है, रिलेटिव में रिलेशन करना है, अनुपात निकालना है हमें। किस किस का अनुपात, मटेरियल में कितना है परमेबिलिटी और कोई मुक्त आकाश में कितना है। मुक्त आकाश का तो बिल्कुल फिक्स है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। जबकि अपने रिलेटिव में निकालना है तो मटेरियल की भी अपने को पता होनी चाहिए, जो कि फिक्स रहती है हमेशा। तो अगर इसका मान अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो प्रोबेबिलिटी अच्छी है, यानी कि जो पदार्थ रखा है उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी वो बहुत ज्यादा निकलने वाली है। अगर इसका मान 1 से कम आ रहा है तो इसका मतलब ये निकल गया कि जो मटेरियल की प्रोबेबिलिटी वो कम है और इस एयर इसका मान क्या है, ज्यादा है। तो फिर दोबारा आपने देखा, दूसरा देखा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट वही है मटेरियल की प्रोबेबिलिटी। यहां से फार्मूला निकालिए μr इंटू μ0। μ0 का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये कैसे निकला है ये मान, ये मेरी आप क्लास देख सकते हो कैपेसिटर वाली, जिसके अंदर मैंने एप्सिलॉन नॉट का मान बता के आपको बताया था। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बताया था वहां पे। और μr का मान यहाँ पे एयर के लिए फिक्स है, तो एयर की प्रोबेबिलिटी आ गई इतना। ये पूछा गया है, ये कंपटीशन एग्जाम में आया है। एयर की पूछ ली जाए या वैक्यूम की पूछ ली जाए, निर्वात, जिसे निर्वात बोला जाता है जहां कोई हवा नहीं है, तो हवा है या बिल्कुल हवा नहीं है, यानी एयर है या वैक्यूम है, तो वहां उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी मानेंगे अपने, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर। ये हेनरी प्रति मीटर परमेबिलिटी का मात्रक है। अगर आपको स्पेशल पूछ लिया जाए, बता दिया जाए कि एयर की रिलेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी है, एयर की रिलेटिव प्रोबेबिलिटी कितनी है, तब तो अगर ये दिया भी ऑप्शन में है तो भी ये उत्तर नहीं करना। एयर की रिलेटिव प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों 1। ये सारी बातें मैंने जो पूरे विस्तार से समझाई है, ये सारा कुछ नोट कर लीजिए आप। ये यहाँ अपना 9 नंबर टॉपिक है, 9 नंबर परिभाषा मैग्नेटिक परमेबिलिटी की खत्म हो जाती है। और इसके बाद आप थोड़ा सा 5-10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा गैप ले लीजिए, और उसके बाद अपने अभी 10वीं परिभाषा और पढ़ते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति काई की परिभाषा भी अपने और पढ़ते हैं। और आप थोड़ा सा पानी वगैरह पी के थोड़ा फ्रेश हो जाइए, क्योंकि एक साथ सारी परिभाषा पढ़ेंगे तो फिर आपके जो कुछ समझ में थोड़ा बहुत भी आया वो गायब हो जाएगा। तो 9 नंबर परिभाषा 9 तक अपने पढ़ ली है, थोड़ा सा 5-10 मिनट का आप गैप लेकर उसके बाद 10वीं परिभाषा पढ़िए। मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। साथियों अब अपने पढ़ते हैं, 9 डेफिनेशन हो चुकी है हमारी। थोड़ा रिफ्रेश होने के बाद अब दोबारा हम पढ़ते हैं 10 नंबर डेफिनेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि मेरे को इस क्लास के अंदर सारी डेफिनेशन खत्म करनी है, वरना मैं इसकी 2 क्लास बना सकता था। लेकिन आप इसको थोड़ा सा भी माइंड फ्रेश करके 10वीं परिभाषा याद कीजिएगा। 10वीं परिभाषा है हमारी सस्पेटिबिलिटी की परिभाषा है, जिसको हिंदी में बोला जाता है चुंबकीय प्रवृत्ति, इसका हिंदी नाम है। तो अब देखिए दोस्तों, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, अगर अपने इसकी डेफिनेशन समझें तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई यहाँ पे एक इंडक्टर है, या मान लीजिए कोई सोलेनोइड है, एक ही बात है इंडक्टर या सोलेनोइड, जिसके अंदर मैंने कोई मटेरियल रख दिया, ये मान लीजिए आयरन का मटेरियल है। जब इसमें करंट प्रवाहित की जाएगी आई, तो क्या होगा, एक चुंबक बनेगा
जो कि चुंबकीय लाइनों को निकालेगा, एक चुंबकीय फोर्स लगेगा जो कि चुंबकीय लाइनों को इस प्रकार से गति करवाएगा। अब क्या होगा, जो आयरन का जो ये टुकड़ा है ये खुद भी क्या होने लग जाएगा, चुंबकित होने लग जाएगा, ये खुद भी मैग्नेटाइज होने लग जाएगा, चुंबकित होने लग जाएगा। यानी कि जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही थी, अगर इसमें अब मान लीजिए सीधा एक बार तो ये इंडक्टर है, इसमें अपने करंट दी, यहां से मान लीजिए 50 वेबर फ्लक्स निकला। टोटल इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 50 वेबर है, जब तक आपने इसमें कोई मटेरियल नहीं रखा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर एक आयरन का मटेरियल आपने रख दिया तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स है वो अब मान लीजिए टोटल 80 वेबर हो गया, जबकि करंट उतनी ही है, सोलेनोइड अपना उतना ही है, वैसा ही है जैसे पहले था, उतने ही टर्न दे रहे हैं, उतने ही टर्न है, उतने ही उसमें करंट है। लेकिन जब तक एयर थी तब तक तो 50 वेबर फ्लक्स था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें आयरन का एक पीस रख दिया तो उसमें कितना फ्लक्स बन गया है, अब टोटल 80 वेबर, क्योंकि आयरन के अंदर क्या है, परमेबिलिटी है जो कि एयर से बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों अब जो परमेबिलिटी है उसके कारण इस जो अपना जो आयरन का जो टुकड़ा है इसके अंदर क्या हुआ, परमेबिलिटी में ये गुण था कि वो अपने में से चुंबक को जाने के लिए सहयोग कर रहा था, या फिर किसी के अंदर परमेबिलिटी कम है तो वह क्या काम करता है, विरोध करता है। ठीक है साथियों, तो परमेबिलिटी के अंदर अपन ये देखा था कि कोई पदार्थ का वो गुण था जो कि सहयोग कर रहा था चुंबक को जाने के लिए, किसी में वो कम होता है, किसी में वो ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही अपने यहाँ पे आयरन का टुकड़ा रखा तो इसमें 50 वेबर की जगह 80 वेबर टोटल फ्लक्स का मान हो चुका है। जब तक एयर थी तब तक 50 वेबर, लेकिन जैसे ही अपने आयरन का पीस रखा तो 80 वेबर फ्लक्स हो गया। क्यों? क्योंकि जो बाकी जो बचा हुआ 30 वेबर है, 30 वेबर वो आयरन ने बनाया है। जो टोटल जो फ्लक्स 80 वेबर हुआ है वो इसलिए 80 हो गया, 50 से 80 इसलिए हो गया क्योंकि आयरन ने भी खुद चुंबकित होकर, आयरन खुद चुंबकित होकर मैग्नेटिक लाइनों को बढ़ा दिया, यानी खुद भी चुंबकीय लाइनों को निकालने लग गया। 30 वेबर इसने खुद चुंबकीय लाइनों को निकाला, टोटल जो चुंबकीय लाइन उनमें वृद्धि हो गई, उसके कारण फ्लक्स का मान हो गया 80 वेबर। तो जो ये पदार्थ है, जो ये आयरन मैग्नेटाइज हुआ है, जो ये चुंबकित हुआ है, अधिकतम चुंबकित जितना हो सकता है उतना हो जाएगा ये, तो यह पदार्थ का गुण कहलाता है चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। दोबारा सुनिए, किसी पदार्थ का वह गुण जो कि चुंबकीय लाइनों की संख्या में वृद्धि कर देता है या फिर कमी कर देता है, क्योंकि वो खुद या तो मैग्नेटाइज हो जाएगा या डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, यह गुण कहलाता है चुंबकीय प्रवृत्ति, सस्पेंसिबिलिटी होता है। नाम मेरे को भी सही ढंग से कई बार नहीं आता, लेकिन चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, दोबारा सुनिए, किसी पदार्थ का वह गुण जो कि क्या होता है कि अपने में से चुंबक जाने का विरोध ना करके या तो करेगा सहयोग या करेगा विरोध, जिसके कारण कुल जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यह कहलाता है हमारा चुंबकीय प्रवृत्ति। अब इसका प्रतीक की बात करें तो मैं आपको समझा देता हूं, पूरा इसको विस्तार से बता देता हूं, मैं आपको इसको पूरा विस्तार से बताता हूं। M इज प्रोपोर्शनल टू H। M है मैग्नेटाइज, यानी ये जो आयरन का जो पीस है, टुकड़ा है, ये कितना मैग्नेटाइज होगा, जितना अपने इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। यानी अगर मैग्नेटिक के अंदर जो फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी तो ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। अगर इसमें करंट का मान बढ़ा देंगे ना अपने, तो फिर ये जो पहले 30 वेबर निकाला था आयरन का टुकड़ा, अगर करंट का मान ज्यादा कर दिया जाए तो 40 भी निकाल सकता है, 50 भी निकाल सकता है, क्योंकि इसमें करंट का मान अपने रेगुलर बढ़ाया जा रहा है। तो M इज प्रोपोर्शनल टू H। M माने मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं, M को बोला जाता है, मैं यहां लिखकर बता देता हूं, M है मैग्नेटाइजेशन ऑफ इंटेंसिटी, जिसे अपने कई बुक के अंदर I20 का नाम भी बताया गया, I20 का प्रतीक बताया गया। तो एक ही बात है, I या M एक ही बात है, I भी बोल सकते हैं, I लेकिन अपने करंट के लिए लेते हैं। तो बहुत सारी अच्छी बुकों के अंदर इसका नाम M दिया हुआ है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ इंटेंसिटी।
यानी कि चुंबकीय, हिंदी के अंदर इसका नाम मैग्नेटाइजेशन ऑफ इंटेंसिटी का आपने बोल सकते हैं चुंबकीय तीव्रता, शायद इसको बोल सकते हैं चुंबकीय तीव्रता। तो m समानुपाती h, यानी जितना ज्यादा मैग्नेटाइज कब होगा, जितना ज्यादा अपने इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ m बराबर, यहाँ जब समानुपाती को हटाया जाता है तो एक नियतांक लगता है जिसे बोला जाता है, ये है कांस्टेंट, जिसे बोला जाता है काई। तो याद कर लीजिएगा, ये जो काई है यही चुंबकीय प्रवृत्ति है, सस्पेंसिबिलिटी है। काई जो है वो ही चुंबकीय प्रवृत्ति है। यहाँ काई का मान अगर अपने निकालेंगे तो m बटा h, ये चुंबकीय प्रवृत्ति का सूत्र निकल चुका है, m बटा h। शायद पीछे वाली क्लास के अंदर मैंने परमेबिलिटी का मात्रक आपको निकाल कर नहीं बताया, पूरा हेनरी प्रति मीटर को निकाल कर नहीं बताया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अभी बता दूंगा उसका। लेकिन पहले इसका देख लेते हैं। काई बराबर मैग्नेटाइजेशन ऑफ इंटेंसिटी बटे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से इसका अगर अपने मात्रक बनाए, तो मात्रक बनाया जाए, अगर यहां से इसकी यूनिट बनाई जाए तो अपने ये देख सकते हैं कि इसका जो मात्रक होता है, मैग्नेटाइजेशन का मात्रक होता है, वो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और h होता है चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसका मात्रक हमने पढ़ा था एम्पियर टर्न बटे मीटर, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले क्लास के अंदर। h का मात्रक पढ़ा था एम्पियर टर्न बटे मीटर, और m मैग्नेटाइजेशन का मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर में कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, कितना वेबर वो मैग्नेटाइज हो रहा है। तो थोड़ा मैं अगर आपको इसको सोल्व करके बताऊं तो वेबर बटे मीटर स्क्वायर, ये यहां जाकर विपरीत हो जाएगा, मीटर बटे एम्पियर टर्न। फार्मूले से ही अपने मात्रक बनाते हैं हमेशा। एक मीटर स्क्वायर से एक मीटर कट गया, क्या रहा, वेबर बटे मीटर एम्पियर और टर्न। ऊपर केवल वेबर रहा है, नीचे रहा है मीटर एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न मीटर भी बोल सकते हैं। तो ये हो चुका है हमारा सस्पेंसिबिलिटी का मात्रक, वेबर बटे एम्पियर मीटर टर्न, या एम्पियर टर्न मीटर, या मीटर एम्पियर टर्न, एक ही बात है। और इसका मात्रक अपने एक और बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही क्लास के अंदर बता दिया था कि n फाई बटे आई इंडक्टेंस का मात्रक होता है हेनरी। तो हेनरी क्या होता है, वेबर बटे आई करंट, यानी फाई बटे आई होता है हेनरी। फाई माने वेबर, आई माने धारा एम्पियर, तो वेबर बटे एम्पियर होता है हेनरी, वेबर बटे एम्पियर होता है हेनरी, जो कि मैंने आपको इंडक्टर वाली क्लास में बता दिया था एसी थ्योरी के अंदर। तो वेबर बटे एम्पियर होता है हेनरी, जबकि यहां है एम्पियर बटा वेबर, जबकि यहां है एम्पियर बटा वेबर। तो ऊपर हो जाएगा, इसको अपने बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 1 बटा वेबर बटे एम्पियर, सेम ही है ये। तो वेबर बटा एम्पियर हेनरी था, और यहां भी वेबर बटे एम्पियर है, तो ये भी हेनरी बन गया। यानी कि ये जो है, ये इतना इतना पोर्शन है, वेबर बटे एम्पियर क्या बन गया है हमारा, हेनरी। ये हम इंडक्टर के अंदर पढ़ चुके होते हैं। बटे में क्या रह गया, मीटर और टर्न। टर्न तो क्या है, एक प्रकार से टर्न तो क्या है, नंबर है, संख्या है, तो इसका तो कोई मात्रक होता ही नहीं है। 5 6 7 8 9 10 ये तो टर्न है, इनका क्या मात्रक होगा, कोई मात्रक नहीं। तो यहां से काई का एक मात्रक और बन गया, पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मात्रक एक और बन चुका है दोस्तों, हेनरी बटा मीटर, h बटा m, ये इसका एक मात्रक और बन गया है। याद कर लीजिएगा, दोबारा सारा फिर से रिपीट कर रहा हूं, चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में दोबारा बता रहा हूं कि जैसे ही हम कोई भी कॉइल के अंदर है, कोई विद्युत चुंबक के अंदर कोई पदार्थ रख देते हैं, जो वह पदार्थ क्या काम करेगा, या तो वो क्या काम करेगा, चुंबक को 50 की जगह 80 कर देगा, या फिर वो ऐसा काम भी कर सकता है, कोई अलग अलग पदार्थ होते हैं, वो 50 की जगह पर 30 भी कर सकता है, 30 वेबर भी फ्लक्स कर सकता है, क्योंकि वो फ्लक्स को घटा भी सकता है। काफी सारे ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय फ्लक्स को घटा देते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डायामैग्नेट, वो हम अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो अगर चुंबकीय फ्लक्स को घटा देता है कोई पदार्थ है तो अपने ये बोलते हैं कि उसके अंदर जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो नेगेटिव में है। चुंबकीय प्रवृत्ति उसमें क्या है, नेगेटिव में है। परमेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती, परमेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, जीरो के आसपास हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन कभी भी परमेबिलिटी नेगेटिव में नहीं जाती। लेकिन जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो नेगेटिव में जा सकती है। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, या तो चुंबकीय इस पदार्थ के अंदर यह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण जो या तो क्या काम करेगा, चुंबकीय लाइनों को बढ़ा देगा या चुंबकीय लाइनों को घटा देगा, वह गुण उसका कहलाता है चुंबकीय प्रवृत्ति। यह क्या होता है, M प्रोपोर्शनल टू H। जितना अधिक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी उतना मैग्नेटाइजेशन ये ज्यादा होगा। उसके बाद मैंने प्रोपोर्शनल को निशान को हटाया तो यहाँ काई लग गया, काई बराबर M बटे H। ये काई जो होता है ये चुंबकीय प्रवृत्ति है। इसका भी मात्रक देखा तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है एम्पीयर टन बटे मीटर। उसके बाद मैंने पूरा आपको सोल्व करके इसका मात्रक बता दिया है हेनरी बटा मीटर। तो बहुत सारे पदार्थों के अंदर जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो नेगेटिव में भी होती है, जबकि परमेबिलिटी का मान कभी नेगेटिव नहीं होता, जीरो के आसपास हो सकता है। ठीक है साथियों, तो परमेबिलिटी और ये सस्पेटिबिलिटी का मैंने आपको पूरा अच्छे ढंग से समझाया है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन है जो कि बताता है हमें परमेबिलिटी और सस्पेटिबिलिटी के अंदर क्या रिलेशन है, दोनों में रिलेशन निकालते हैं। तो आगे आप नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, शायद हमारी 10 डेफिनेशन हो चुकी थी। आगे हेडिंग लगाइएगा आप, रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड सस्पेटिबिलिटी। दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है, कुछ एक फार्मूला अभी आपको डेरिवेट करके दिखाता हूं। तो हो सकता है आज तक तो कभी कोई कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा कुछ डेफिनेशन के बारे में पूछ लेते हैं या फिर मात्रक के बारे में पूछ लेते हैं, लेकिन कभी दोनों के बीच में कोई रिलेशन का कोई फार्मूला अभी डेरिवेट करके दिखाता हूं। हो सकता है कभी आपको ये चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बताकर ये परमेबिलिटी पूछ लिया जाए, तो उसके लिए फार्मूला भी अपने डेरिवेट करते हैं साथियों। लेकिन उससे पहले मैं फिर बताना भूल गया, परमेबिलिटी का मैंने मात्रक आपको हेनरी बटे मीटर जो बताया था वो कैसे बना था वो थोड़ा बता देता हूं। म्यू बराबर है B बटे H, इसी फार्मूले से बना है। इसका मात्रक क्या मात्रक बनता है, B का मात्रक होता है वेबर बटे मीटर स्क्वायर और H है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसका मात्रक होता है एम्पियर टन बटे मीटर। यानी कि जो सस्पेटिबिलिटी का मात्रक है बना था भी इसी तरीके से तो बनाया था अपने, वही मात्रक होता है परमेबिलिटी का, क्योंकि वह भी इसी तरीके से बनेगा तो इसका मात्रक भी वही बनेगा जो इसका था, हेनरी प्रति मीटर। आप बना लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था आपको। तो इसके बाद अब देखिए आप दोनों में रिलेशन निकालते हैं अपने। अब यहां मान लीजिए कोई एयर है और यहां मैंने क्या काम किया, कोई इसमें पदार्थ रख दिया। अब जब तक यहां एयर थी तब तक तो B बराबर था B नोट बराबर म्यू नोट इंटू H, क्योंकि B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर तो क्या था B बटे H, तो B बराबर क्या हो जाएगा म्यू इंटू H। जब तक एयर है तब तो यहाँ पे म्यू नोट आ जाएगा और B नोट आ जाएगा। और जैसे ही हमने यहाँ पे कोई मटेरियल रख दिया BM, M माने मटेरियल, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू जीरो इंटू M। इस छोटे m का मतलब तो है मटेरियल, यानी कौन सा पदार्थ रखा है, और इस m का मतलब है मैग्नेटाइजेशन। इसे बोला जाता है चुंबकन तीव्रता। अगर सीधा था इंडक्टर तब तो ये बन रहा था इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जैसे ही इसके अंदर कोई अपने पदार्थ रख दिया तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ये बढ़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, BT बराबर हो जाएगा B0 बटे BM, यानी कि म्यू जीरो H प्लस म्यू जीरो M। ये जो BT है टोटल फ्लक्स ये होता है म्यू H,
ये देखिए B बराबर क्या होता है म्यू एच। ये समीकरण हमारी एक मान लेते हैं। इस एक नंबर समीकरण में यदि कि समीकरण एक में यदि म्यू जीरो एच का भाग दे तो क्या होगा अभी देखते हैं। समीकरण एक में म्यू जीरो एच का भाग दे देते हैं। म्यू एच बटे म्यू जीरो एच बराबर म्यू जीरो एच। इस प्रकार से पूरी समीकरण के अंदर म्यू जीरो एच का मैंने सब के अंदर क्या दे दिया भाग दे दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि म्यू जीरो एच से यहां म्यू जीरो एच कट गया, म्यू जीरो से यहां म्यू जीरो कट गया, यहां एच से एच कैंसिल हो गया, तो मेरे पास शेष निकल के आया है म्यू बटे म्यू जीरो बराबर 1 प्लस एम बटा एच। और अभी मैंने आपको बताया था सस्पेंटिबिलिटी के अंदर बता दिया था एम बटे एच क्या होता है काई यानी कि सस्पेंटिबिलिटी होती है। और म्यू बटा म्यू जीरो आप देखिएगा मैंने आपको परमेबिलिटी में बताया था कि म्यू आर होता है म्यू बटे म्यू जीरो। ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो म्यू बटे म्यू जीरो क्या बन गया म्यू आर। तो म्यू आर बराबर है 1 प्लस काई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यहां अपने डेरिवेट करके बता दिया है साथियों। परमेबिलिटी का और सस्पेंटिबिलिटी का मात्रक दोनों का सेम है। दोनों में रिलेशन ये निकल कर आया है 1 प्लस काई। यानी आपको रिलेटिव परमेबिलिटी बता दी जाए और आपको सस्पेंटिबिलिटी ज्ञात करनी हो तो इसमें से 1 घटा दीजिएगा तो आपके पास में सस्पेंटिबिलिटी का मान भी निकल कर आ जाएगा। ये फार्मूला आपको याद करना है। अगर इतना सारा पोर्शन आपको समझ में नहीं भी आया है तो हमारे आईटी लेवल पर तो इतना ज्यादा डीप भी कभी नहीं पूछा जाता। तो इतना अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप केवल ये फार्मूला याद कर लीजिएगा रिलेटिव परमेबिलिटी बराबर है 1 प्लस सस्पेंटिबिलिटी। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अपने इस सस्पेंटिबिलिटी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं एक को उधर ट्रांसफर करके। दोनों के बीच में रिलेशन मैंने आपको निकाल के बता दिया है। इस प्रकार से हमारी 10 परिभाषाएं यहां आकर समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट हम करते हैं 11 नंबर परिभाषा। नेक्स्ट हमारी है 11 नंबर परिभाषा। इसके बाद अगर अपने देखें तो एक परिभाषा अपने देख लेते हैं यूनिट पोल की देख लेते हैं। यूनिट पोल जिसे हिंदी में बोला जाता है इकाई ध्रुव। यूनिट माने एक, इकाई ध्रुव। तो यूनिट पोल क्या होता है साथियों। यूनिट पोल आप समझिएगा कि जैसे मान लीजिए ये कोई चुंबक है, यहां इसका एन पोल और यहां इसका एस पोल। मैंने क्या काम किया इस एस पोल से कुछ दूरी पर एक पोल रख दिया, एक चुंबक का कोई पोल रख दिया एस। ये केवल एज्यूम किया है, मानना है, क्योंकि कभी भी कोई भी चुंबक में एक पोल नहीं होता, उसमें सदैव 2 पोल होते हैं। लेकिन मान लिया भी ऐसा इसके सामने मैंने कोई इसके बिल्कुल समान ध्रुवता वाला पोल रख दिया और इसके बीच में डिस्टेंस आ गई। मान लीजिए डिस्टेंस मैंने 1 मीटर की दूरी पर रख दिया। मान लीजिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, एस पोल है और एस पोल है, दोनों में कुछ ना कुछ रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण तो नहीं होगा क्योंकि दोनों समान पोल है। अगर दोनों के अंदर रिपल्सन का मान 10 की पावर -7 न्यूटन, 10 की पावर -7 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का मतलब क्या होता है न्यूटन। अगर दोनों के बीच में अगर इतना फोर्स लग रहा है, F बराबर जो फोर्स है, जो रिपल्सन का जो फोर्स है वो 10 की पावर -7 न्यूटन है, जबकि मीटर जो दोनों की डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो इसमें जो ये जो पोल होगा और ये जो पोल होगा ये कहलाएंगे यूनिट पोल, इकाई पोल। ये बस एक डेफिनेशन बनाई है कि इकाई पोल किसे बोला जाता है। तो समान ध्रुवता का पोल है, यदि इसके पास रखा जाए, दोनों के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस रखी जाए, तो यदि अगर फोर्स का मान इतना लग रहा है तो उसको बोलते हैं यूनिट पोल। और मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी अपने परिभाषा पढ़ी थी, सॉरी अब मैं बता देता हूं।
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ी थी, उसके अंदर अपने यूनिट पोल रखकर उसकी परिभाषा भी बना सकते हैं। मैंने आपको सिंपल परिभाषा बताई थी उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, उसके अंदर यूनिट पोल रखकर भी परिभाषा उसकी बनाई जा सकती है। आप केवल इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा यूनिट पोल की कि यदि किसी चुंबक के एक ध्रुव के सामने उसकी समान यानी बराबर ध्रुवता का पोल 1 मीटर दूरी पर रख दिया जाए तथा उनके मध्य 10⁻⁷ न्यूटन का प्रतिकर्षण, रिपल्सन का हिंदी में नाम होता है प्रतिकर्षण बल लगे, तो प्रत्येक दोनों ध्रुव यूनिट पोल कहलाएंगे। ये पोल भी यूनिट पोल कहलाएगा, ये पोल भी यूनिट पोल कहलाएगा, दोनों पोल यूनिट पोल कहलाएंगे। ये यूनिट पोल की डेफिनेशन है 10⁻⁷ न्यूटन। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। एक बुक है हमारी आईटीआई के अंदर अरिहंत की, तो उसके अंदर 1 न्यूटन का फोर्स बता रखा है, वो थोड़ा गलत है, 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स आएगा यूनिट पोल के लिए। आप इसको याद कीजिए परिभाषा को। तब तक मैं मार्कर में स्याही डाल देता हूं। और इसके बाद 12 नंबर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन मेरे को तो ये है कि क्लास के अंदर सारी की सारी डेफिनेशन करवानी है, क्योंकि बार बार आप इस क्लास को देखोगे। मैं अगर ज्यादा व्यूज के लिए, ज्यादा कुछ करने के लिए मैं आधे घंटे की क्लास बना देता, फिर आधे घंटे की बनाता, फिर आधे घंटे की बनाता, तो 4-5 क्लास हो जाती, जिसके अंदर ये सारी परिभाषाएं जाके पूरी होती। तो स्टूडेंट को दिक्कत आती, कभी एक क्लास देखें फिर दूसरी क्लास देखें, हो सकता है दूसरी क्लास पहले देख ले, तीसरी क्लास बाद में देखें, तीसरी क्लास पहले देख लें, पहली क्लास बाद में देखें, तो फिर सारा सिस्टम खराब हो सकता था। इसलिए मैं केवल इसी एक क्लास के अंदर जितनी डेफिनेशन है अपने मैग्नेटिक की सारी डेफिनेशन क्लियर कर दूंगा। इसके बाद अपने शायद डेफिनेशन हो गई थी 11, तो 12 नंबर डेफिनेशन मैं आपको करवाता हूं। मैग्नेटिक सैचुरेशन, चुंबकीय संतृप्त अवस्था। ये आप परिभाषा समझिएगा, क्योंकि ये परिभाषा अपने डीसी जनरेटर के अंदर काफी सारे यूज में आने वाली है। ये परिभाषा काफी बार इसका नाम आएगा। वहां अपने सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर के ग्राफ भी बनाएंगे, वोल्टेज और फील्ड के बीच में ग्राफ बनाएंगे, तो वहां अपने उस ग्राफ के अंदर ये नाम काफी बार यूज में आएगा। तो आज आप इसको समझ लीजिए, बाद में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैग्नेटिक सैचुरेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई चुंबक है, या मान लीजिए अपने क्या काम कर रहे हैं, एक कोई इंडक्टर है, इसके बीच में ये मटेरियल रख लिया जो कि आयरन का है, ये जो कि आयरन का है, यहां मैंने इसमें करंट दी, तो करंट देने से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि इसमें एमएमएफ फोर्स लग रहा है चुंबक के अंदर, ये चुंबकीय बल रेखाएं निकलनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो इसके अंदर अपने करंट का मान देते रहेंगे, तो क्या होगा, चुंबकीय वाहक बल का मान यानी कि बढ़ता रहेगा और चुंबकीय लाइनों की संख्या भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये जो मैग्नेट है, ये जो इंडक्टर है, ये मैग्नेट बना रहा है। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि मान लीजिए इसमें 80 वेबर फ्लक्स हो गया, इसके बाद कुछ समय बाद ऐसा होगा कि 90 वेबर पर जाकर फ्लक्स का मान बढ़ना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। करंट का मान आप बढ़ा रहे हो, करंट का मान बढ़ा रहे हो, एमएमएफ का मान भी बढ़ रहा है, जो हमारा जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है वो भी बढ़ रहा है, परंतु चुंबकीय जो फ्लक्स है वो 90 वेबर पर आकर एकदम स्थिर हो गया, इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा, क्योंकि जितने ये जो कॉइल है और जितना ये जो आयरन का जो टुकड़ा है, दोनों मिलकर जो
चुंबक बना सकते थे वो बना दिया है इन्होंने, इससे ज्यादा वो नहीं बना सकते। उसे बोलते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब है लास्ट एक वैसा पॉइंट है जहां जाके मैग्नेट क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, संतृप्त हो गया, इसके बाद मैग्नेट और ज्यादा नहीं बन सकता। चाहे आप करंट का मान कितना भी और बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम पढ़ चुके होते हैं कि करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन जरूर आ जाएगी, लेकिन लास्ट के अंदर जहां करंट का मान आप अगर और भी बढ़ाओगे तो कितना भी बढ़ा दीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स का मान नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो इसके जो ये जो पोल है एन पोल और एस पोल, ये दोनों के दोनों सैचुरेट हो चुके हैं। जितने इन्होंने लाइन निकालनी चाहिए थी वो निकाल दी है। इसके बाद करंट का मान कितना भी बढ़ाया जाए चुंबकीय फ्लक्स के मान में कोई वृद्धि नहीं होगी। इसको इस अवस्था को बोला जाता है मैग्नेटिक सैचुरेशन। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं कि किसी चुंबक की वह अवस्था जहां जाकर कोई पोल, कोई का जगह मैं एन लिख देता हूं, एन पोल चुंबकीय लाइन निकालना स्थिर कर देता है, चाहे करंट का मान बढ़ा भी दिया जाए तो भी, यानी करंट का मान तो रेगुलर बढ़ रहा है, लेकिन जो एन पोल है वो चुंबकीय लाइन और ज्यादा नहीं निकाल रहा। वो उसने कांस्टेंट कर दिया है कि 80 वेबर या 90 वेबर जितना भी एक फ्लक्स का मान फिक्स हो जाएगा, उसके बाद करंट का मान तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन मैग्नेट कुछ बढ़ ही नहीं रहा है उसके अलावा। तो उसका मतलब मैग्नेट क्या हो चुका है, अब सैचुरेट हो चुका है, सैचुरेशन प्राप्त अवस्था वो कर चुका है। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। ये तो एक अवस्था है, तो इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं। ठीक है साथियों, इसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट परिभाषा बताता हूं। 13 नंबर परिभाषा अगर अपने करें तो अपने कर सकते हैं। एक परिभाषा होती है रेटेंटिविटी, जिसे हिंदी में बोला जाता है धारण शक्ति। नहीं, उससे पहले अपने रीशेड्यूल मैग्नेटिज्म की कर लेते हैं। 13 नंबर डेफिनेशन कर लेते हैं। रीशेड्यूल मैग्नेटिज्म, जिससे हिंदी में बोला जाता है अवशिष्ट चुंबकत्व। हिंदी में आपको नाम से समझ में आ गया होगा, रीशेड्यूल मैग्नेटिज्म यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व। क्या होता है साथियों, जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई इंडक्टर है जिसके बीच में आपने कोई लोहे का, आयरन का कोई टुकड़ा रख दिया और आपने यहां इसमें अगर करंट दी तो चुंबकीय लाइनें निकलेंगी, एन पोल से एस पोल की तरफ निकलेंगी। कुछ समय बाद में क्या होगा, चुंबकीय पोल संतृप्त भी हो जाएंगे। अब यदि करंट का मान यहां से हटा लिया जाए, यानी करंट बिल्कुल बंद कर दी जाए, तो करंट बंद करने से क्या होगा, चुंबकीय लाइनें निकलना बंद हो जाएंगी। लेकिन होता ऐसे है साथियों कि बिल्कुल जीरो नहीं होती। अपने अगर करंट का मान जीरो भी कर दिया, जो अपना इलेक्ट्रिक फोर्स था वो बिल्कुल जीरो कर दिया, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है वो भी मान लो करंट के अनुसार जीरो हो गया, लेकिन जो चुंबकीय जो फ्लक्स है, चुंबकीय जो लाइन है, वो फिर भी थोड़ी बहुत निकलती रहती है, यानी थोड़ा सा चुंबक उसमें शेष रह जाता है। इसे बोला जाता है अवशिष्ट चुंबकत्व। यानी कि विद्युत धारा का मान शून्य कर देने पर भी कोई चुंबक में बचा हुआ चुंबकत्व कहलाता है अवशिष्ट चुंबकत्व। याद कर लीजिएगा, ये फिर बता रहा हूं, ये सारी बातें अपने डीसी जनरेटर, डीसी मोटर के अंदर बार बार आएंगी, क्योंकि आगे अपने पढ़ेंगे कि डीसी के जो जनरेटर है, सीरीज शंट कंपाउंड है, यदि उनमें ये अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है तो फिर वो वोल्टेज ही नहीं बनाएंगे। आगे पता चलेगा अपने को, अभी तो नहीं, आगे पता चलेगा कि अवशिष्ट चुंबकत्व का कितना महत्व है।
कितना इसका गुण है, ताकि ये कोई डीसी जनरेटर के अंदर सीरीज शंट और कंपाउंड के अंदर वोल्टेज को पैदा करवा देता है। अगर ये वहां अगर नहीं होता तो फिर डीसी जनरेटर के अंदर वोल्टेज ही नहीं बनती। तो याद कर लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन मैं थोड़ी सी आपको लिखवा देता हूं। इसकी डेफिनेशन आप इस प्रकार से लिखिएगा कि किसी पदार्थ में किसी कॉइल में या किसी चुंबक में सप्लाई हटा लेने पर भी उसमें कुछ चुंबक शेष रह जाता है, पोलों में कुछ चुंबक रह जाएगा, शेष रह जाता है, जिसे अवशिष्ट चुंबक तब बोलते हैं। ये हर पदार्थ में शेष नहीं रहता। ये जरूरी नहीं है कि हर पदार्थ में आप धारा दोगे चुंबक बढ़ेगा, फिर उसमें धारा डालोगे तो वो चुंबक उसमें थोड़ा सा रह जाएगा। हर पदार्थ में नहीं होता। ये आयरन वाले पदार्थों में ज्यादा होता है। जो डायामैग्नेट आगे अपने पढ़ेंगे वहां उनमें ये जो चुंबकत्व का गुण है वो नहीं रहेगा। ठीक है साथियों, तो ये परिभाषा होगी हमारी रीशेड्यूल मैग्नेटिज्म की। अब इसके बाद नेक्स्ट 14 नंबर जो हमारी डेफिनेशन है वो हम पढ़ते हैं रेटेंटिविटी। रेटेंटिविटी जिसे हिंदी में बोला जाता है धारणा शक्ति या धारणशीलता। धारणा शक्ति, रिटेंटिविटी। तो नॉर्मल सी सीधी परिभाषा है, इसकी याद कर लीजिएगा। धारणा शक्ति की परिभाषा है कि किसी पदार्थ में अवशिष्ट चुंबकत्व कम बचता है, किसी में अवशिष्ट चुंबकत्व ज्यादा बचता है, किसी में बिल्कुल भी नहीं बचता। तो हर पदार्थ में जो अवशिष्ट चुंबकत्व को जो बचाने का, अपने अंदर शेष रह जाने का जो गुण होता है वो कहलाता है धारणा शक्ति, यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने की शक्ति। और जिसके अंदर ये धारणा शक्ति ज्यादा होगी उसके परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। और जिनमें धारणा शक्ति कम होती है उनके फिर विद्युत चुंबक बनते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है कि किसी पदार्थ में अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने, धारण का मतलब समझ गए होंगे आप यानी कि शेष जमा करने का गुण कहलाता है रेटेंटिविटी। और उसमें क्या रहेगा, अवशिष्ट चुंबकत्व रहेगा, यानी उसमें वेबर रहेगा। तो वेबर प्रति मीटर इसका बन जाएगा मात्रक। इसकी यूनिट क्या होती है धारणा शक्ति की, वेबर प्रति मीटर। इसके बाद 15 नंबर डेफिनेशन बता देता हूं आपको, जो हमारी आप ये मानिएगा अंतिम डेफिनेशन मानिएगा, कोई ज्यादा इसमें है नहीं। एक होती है, चलो अपन ये कर लेते हैं, चुंबकीय लीकेज। चुंबकीय लीकेज, मैग्नेटिक लीकेज। मैग्नेटिक लीकेज देखते हैं। होता क्या है, एन पोल से लाइन निकलती है, एस पोल की तरफ जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सर्किट में कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि एन पोल से जितनी लाइनें निकली है एस पोल की तरफ उतनी नहीं पहुंच पाती। कुछ लाइनें बीच के अंदर ही, हवा के अंदर ही, चाहे मान लीजिए कोई पदार्थ के अंदर ही गायब हो जाती हैं, खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, उस परिपथ में क्या हो रहा है, मैग्नेट का लीकेज हो रहा है। और जिसके अंदर लीकेज ज्यादा होगा उसको हम कोई मैग्नेटिक कोर बनाने में यूज में नहीं कर सकते। मैग्नेटिक लीकेज का मान हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मैग्नेटिक लीकेज का मतलब बस ये हो गया। इसके बाद एक डेफिनेशन हम पढ़ सकते हैं, 15 हो गई थी शायद, 16 कर सकते हैं, परमिएंस का। परमिएंस की परिभाषा पढ़ थोड़ी देख लेते हैं। तो परमिएंस और परमेबिलिटी दोनों में कोई अंतर नहीं है। किसी पदार्थ का वह गुण जो परम का मतलब होता है परमिशन, परमिशन देने का गुण, चुंबक को परमिशन देने का गुण परमिएंस कहलाता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कंडक्टेंस था जो अपने में से धारा को जाने के लिए रास्ता दे रहा था, जबकि उसके अंदर वह भी गुण है कि वो धारा को रोक भी सकता है। लेकिन कुछ उसमें गुण यह भी है कि वो धारा को अपने में से जाने भी देता है।
तो वो कंडक्टेंस था। और यहाँ जो वह गुण जो अपने में से चुंबक को गुजरने का सहयोग करता है, सहायता देता है अपने में से चुंबक को जाने के लिए, तो वह गुण क्या कहलाता है? उस पदार्थ का परमीनेंस कहलाता है। तो परमीनेंस इसका प्रतीक होता है रो, रो इसका प्रतीक होता है। डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने में से चुंबक को जाने के लिए या तो सहायता करता है या विरोध करता है, वो परमेबिलिटी की ही जैसी परिभाषा है। तो रो वहां अपने पढ़ते थे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का विपरीत होता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम कंडक्टेंस होगा। तो यहां डेफिनेशन बनेगी रो बराबर 1/Rm, क्योंकि यहां रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम क्या है? Rm क्या था? रिलेक्टेंस। तो रो बराबर 1/Rm डेफिनेशन मात्रक बना लीजिएगा आप। इसका मात्रक क्या बनेगा? Rm का मात्रक क्या था हमारा? एम्पियर टर्न बटे वेबर। इसका मात्रक क्या बन जाएगा? वेबर बटे एम्पियर टर्न। इसका मात्रक बन जाएगा वेबर बटे एम्पियर टर्न। एक सेकंड, ठीक है। तो परमीनेंस का मात्रक लिख लीजिएगा वेबर बटे एम्पियर टर्न। तो साथियों ये हमारी 16 डेफिनेशन है। 16 डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको चुंबक की सारी डेफिनेशन मिलाकर 16 थी। कोई एक डेफिनेशन कोई बच गई होगी, एक या दो, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बता दूंगा। मेरे जितनी याद आ रही थी 16 की 16 मैंने बताई आपको। इसके अलावा कुछ बची है तो नेक्स्ट क्लास में जरूर बता दूंगा। और आपको बहुत अच्छे ढंग से इन सभी डेफिनेशनों को याद करना है। मैंने जितने मेहनत से आपको बताया है उससे 4 गुना मेहनत से आपको इनको लिखना है, बार बार याद करना है। और जो मैं आपको बता रहा था कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक डेफिनेशन है उस प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में है, तो वो मैं सारा लिख देता हूं। यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रिक सर्किट और यहां आ जाएगा मैग्नेटिक सर्किट। तो दोस्तों जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहां क्या होता है? उसके समकक्ष क्या होता है? यहां क्या होता है? एमएमएफ। दोनों के मात्रक, दोनों की डेफिनेशन, दोनों के सूत्र याद करना है। यहां जिस प्रकार से रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, यहां क्या होता है दोस्तों? रिलेक्टेंस होता है। दोनों के मात्रक, दोनों के सूत्र याद करने हैं। यहां जिस प्रकार से करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट, यहां क्या होता है साथियों? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और यहां जिस प्रकार से कंडक्टेंस होता है, चालकता होती है, उसी प्रकार से यहां क्या होता है? परमीनेंस होता है। और जिस प्रकार से यहां विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में होता है मैग्नेटिक सर्किट में होता है रिलेक्टिविटी। रिलेक्टिविटी कुछ नहीं है, एक एरिया के अंदर पर्टिकुलर एक एरिया ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया मान लीजिए आप, उस एरिया के अंदर कितना रिलेक्टेंस है, वो रिलेक्टिविटी है। और वहां क्या था? 1 मीटर लंबाई के अंदर, प्रति मीटर लंबाई के अंदर जो उसका जो प्रतिरोध था कोई पदार्थ का, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था। 1 मीटर स्क्वायर एरिया और 1 मीटर लंबाई के अंदर जो उसका रेजिस्टेंस था कोई पदार्थ का, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, ओम मीटर इसका मात्रक था। और रिलेक्टिविटी क्या है? उसी एरिया के अंदर कितना मैग्नेट का रिलेक्टेंस है, मैग्नेट कितना रिलेक्टेंस प्रतिरोध विद्यमान कर रहा है, वो रिलेक्टिविटी है। तो साथियों आज की क्लास यहां समाप्त कर देते हैं, जिसके अंदर हमने सारी डेफिनेशन पढ़ ली 16 की 16। ये टेबल भी आप बना लीजिएगा अच्छे ढंग से, और सारी डेफिनेशन को बार बार याद करना है। मुझे शायद ये क्लास 2 घंटे के आसपास की होने जा रही है, लेकिन सारी डेफिनेशन याद करोगे तो 3-4 घंटे अगर आप पढ़ोगे इस डेफिनेशन को, तो अच्छे ढंग से ही आपकी क्लास अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे इस लेसन की। तीसरी क्लास के अंदर हिस्टेरिसिस के बारे में, हिस्टेरिसिस से अपने वक्र आएगा, हिस्टेरिसिस कर्व के बारे में पढ़ेंगे अपने बहुत विस्तार से। और नेक्स्ट उसी क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि
मैग्नेटिक मटेरियल 3 प्रकार के होते हैं, फेरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। उसके अलावा कुछ फेरी पदार्थ हैं, कुछ और भी पदार्थ हैं, उनके बारे में भी अपनी जानकारी लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास भी आप जरूर देखिएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, कुछ समझ में आया है, कुछ नॉलेज हुआ है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर क्लास समझ में नहीं आई है आपके तो डिसलाइक करने से पहले 2-3 बार और देख लेना, क्योंकि पहली बार करोगे तो सीधा डिसलाइक कर दो कहीं, पहले डिसलाइक नहीं करना, पहले 3-4 बार देखना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर आपकी इच्छा है, जो भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपको ये क्लास को 3 से 4 बार देखना है और समझना है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।